अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिया नकवी और हमारे साथ हैं हरदिल अजीज, शफात अली। ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई आपसे मिलके और मुझे भी मैं कल बहुत के मैच का गुस्सा लोगों पे नहीं उतारना। नहीं, मैच की तो बात कर ही नहीं रहा। मैच की तो बात करनी नहीं है। बेसिकली हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने तैयारी की थी ए टीम की, बड़े लड़कों की, वो बच्चे उठा के जाए। अब अंदाजा रहो, कल वो डेब्यूटेंट आया, उसने 40 बॉलों में 78 रन मार दी। ये अच्छी बात नहीं है। है। तो वो वाली बात होगी, आपकी गली में लड़ाई होगी और कोई अपने छोटे बच्चे आपको आके मार के चले जाए। लेकिन भाई, मैंने आप लोगों से कहा था कि कमजोर दिल हजरात ये मैच ना देखें। आपको गुस्सा चढ़ सकता है, अगर आपको गुस्से की भी प्रॉब्लम है, आपका एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मैंने तो इसलिए मैच नहीं देखा था। हाँ, पर मैंने आखिरी लम्हा जब मुझे पता चला कि तो फिर तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। नहीं, दूसरा कसूर जो है लाहौर वालों आपका भी है, खास तौर पे आप वालों का। उन्होंने क्या किया? आप लोगों ने हाउसफुल रखा है तीनों दिन। कल भी रखा है, प्रेशर में आ गए। क्राउड का प्रेशर होता है ना, हमारे खिलाड़ी नहीं है, माइंड करते हैं इस बात को। देखें, यहाँ कराची में क्राउड कम था, अच्छा परफॉर्मेंस था, सब कुछ वेल डन जा रहा था। लेकिन खैर, ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से शो में भी बात करेंगे। बहुत कुछ है आज शो में डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात बात करेंगे T20 मैचेस की। 3 T20 मैचेस पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर खेले और उस होम ग्राउंड पर ख़वातीन हज़रात पाकिस्तानी टीम तीनों के तीनों मैचेस हार गई। इस साल पाकिस्तानी टीम ने 6 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तानी टीम को 5 मैचों में शिकस्त हुई है। मैं सबर करें, मुझे थोड़ा सा हजम करने में मुश्किल हो रही है बात। मैं आवाज़ नहीं रोना नहीं। मैं आपको बताऊं जनाब, टीम में 3 अदद तब्दीलियां की गई थी, लेकिन इन तमाम तर तब्दीलियों के बावजूद उमर अकमल और अहमद शहजाद को ड्रॉप भी किया गया था। कुछ तब्दीलियां भी की गई थी, लेकिन नतीजा 0-0। क्या हुआ कल के मैच में? श्रीलंकन टीम ने 5 तब्दीलियां की थी कल। ये रिपोर्ट देखते हैं। रोना नहीं, मैं भी रो पड़ूंगी। और ख़वातीन हज़रात, आपको ये बताते चलें कि जिस टीम ने पाकिस्तान में यहाँ के शिकस्त की धूल चटाई है, उस टीम को हम मुसलसल बार बी टीम कह रहे थे, ना तजुर्बेकार टीम कह रहे थे। और इस टीम का नंबर देखा जाए तो 8वें नंबर पे। और T20 में पाकिस्तान नंबर 1 नंबर पे है और नंबर 1 टीम ने अपने ही घर पे T20 मैच में मार खाई है। और इस व्हाइट वॉश के बाद पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक को शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की जो याद है वो काफी आने लग गई है। मिसबाह उल हक कहते हैं कि जनाब शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। हारिस सुहेल और बाबर आजम जो है वो स्पिनर्स को समझ नहीं पाए। श्रीलंका टीम की पर कोई दबाव नहीं था, इसलिए उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली। वही बात है, दबाव। मैंने कहा ना, लाहौरियों का मसला। क्या कहा मिसबाह उल हक ने, आपको सुनवाते हैं। हफीज नहीं है, मलिक नहीं है, बाहर उनकी परफॉर्मेंसेस जैसी भी है, जो भी है, लेकिन 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो बेस्ट खेलते हैं स्पिनर्स को अभी भी। और हमें पूरी सीरीज में प्रॉब्लम हुई है। टोटली तीनों मैचों में बाबर के साथ यही हुआ है, वो टाइम नहीं कर पा रहा था बॉल को। ये कहना कि हाँ जी वो अपने लिए खेल रहे थे, मेरा नहीं ख्याल। इतने दोनों हमारे टॉप के प्लेयर हैं और जिस तरह से उनकी कोई टीम में पोजीशन ऐसी नहीं है कि भाई कुछ उनकी कोई चैलेंज कर सकता है पोजीशन को, कि उन्होंने आज स्कोर करके अपनी जगह बनानी है। तो ऐसी चीज़ नहीं है। आई थिंक श्रीलंका प्लेड वेरी गुड क्रिकेट एंड one thing that just was in favor of Sri Lanka, that they were underdogs, they were not playing under pressure and they were nothing to lose. ये थे जनाब पाकिस्तानी टीम के हेड कोच जमा चीफ सेलेक्टर जमा बैटिंग कोच, और ये कह रहे थे कि जनाब श्रीलंकन टीम पे कोई दबाव नहीं था, हमारे पास उस तरह के श्रीलंकन टीम को समझने वाले बंदे नहीं थे। और वो अलग बात है कि कप्तान उनके साथ ही बैठे हुए थे और काफ़ी टेबल से काफ़ी मतलब नीचे चले गए थे वो। खैर, कल के मैच में ख़वातीन हज़रात, थोड़ा सा जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बताते चलें कि कल के मैच में जो आखिरी T20 था, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दी। टीम में 3 तब्दीलियां की गई थी पाकिस्तानी टीम में, लेकिन वो शिकस्त को नहीं रोक सकी। टॉस जीतकर मेहमान टीम ने बैटिंग का फैसला किया, लेकिन इब्तिदा में मुश्किलात का शिकार हो गई। 58 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन फर्नांडो ग्रीन शर्ट्स के सामने डट गए जी। और उन्होंने टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 147 तक पहुंचाया। ये होते जनाब वो प्लेयर्स जो कि जिम्मेदाराना तौर पर पिच पे खड़े होकर खेलते हैं। 3 छक्कों 8 चौकों की मदद से 78 रन की इनिंग्स के लिए और नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी, तो उन्होंने 3 विकेटें हासिल की,
पाकिस्तान टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जिनकी इनिंग्स की बात करें, तो उनका आगाज अच्छा नहीं था। फखर जमान पहली गेंद पर आउट हो गए, दूसरी विकेट 76 रन पर गिरी, बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम से ज्यादा तवक्कुआत की जा रही थी कि ये ज्यादा अच्छा खेलेंगे। हारिस ने भी देखा था तो उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने 52 रन बनाए। कप्तान सरफराज 17 रन बनाकर आउट हो गए, इमाद वसीम 3, आसिफ अली तो 1 रन बनाकर ही चले गए, जबकि इफ्तिखार अहमद 17 और जो वहाब रियाज हैं उन्होंने 12 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। मैच के लिए टीम में जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि 3 तब्दीलियां की गई, जिसमें फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, उमर अकमल और अहमद शहजाद को मैच से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि इफ्तिखार अहमद, हारिस सुहेल और उस्मान शनवारी को टीम में वापस ले लिया गया। श्रीलंका की जूनियर टीम ने तीनों T20 मैचेस में जीत कर सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। एक बड़ा दिलचस्प आपको स्टैट बताऊं, बड़ा दिलचस्प स्टैट है। पिछले 27 मैचों में जिसमें सरफराज कौमी टीम की कप्तानी करते रहे हैं, सरफराज ने 2 छक्के मारे 27 मैचों में। और कल हारिस सुहेल ने 50 की, बहुत अच्छी बात है, पार्टनरशिप की बड़ी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 50 बॉलें खेली 52 रन स्कोर करने के लिए। 50 बॉलें खेली उन्होंने। इसी तरह जब बाबर आजम खेले तो उन्होंने 27 रन किए, लेकिन 32 गेंदों पे किए। ये ख़वातीन व हज़रात T20 का मैच था, ये वनडे मैच नहीं था। अंदाजा कर सकते हैं आपकी पाकिस्तानी टीम किस कदर प्रेशर में थी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि T20 में पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया, आप कैसे देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस को? बिल्कुल, इस वाले मैच में तीसरे मैच में इतना बड़ा टारगेट नहीं था पाकिस्तान के पास। 148 तो बन जाते हैं रन्स, और जिस तरह बाबर आजम और हारिस सुहेल बैटिंग कर रहे थे उससे तो लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन हारिस सुहेल और सरफराज जब खेल रहे थे तो 10.2 ओवर से लेके 16.2 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। अगली बाउंड्री 16.2 ओवर पे लगी जो सरफराज ने मारी, और 16वें ओवर में हारिस सुहेल को जो स्टंप आउट करवाया हसरंगा ने, वो वहां से मैच टर्न हो गया। 18वें ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली, आसिफ अली की और फिर सरफराज की। स्ट्रगल कर रहे थे पूरी सीरीज में सरफराज। आसिफ अली भी हम जानते हैं कि वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनको खिलाया जाता है कि वो चौके छक्के मारेंगे, लेकिन वो इस सीरीज में कोई भी छक्का नहीं मार सके और बुरी तरह नाकाम रहे। तो तीसरे मैच में श्रीलंका की फाइट बैक को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने देख रहे थे वो कि रन्स बन रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई है, लेकिन उन्होंने 1 विकेट का इंतजार किया, हारिस सुहेल की विकेट ली और वहां से वो मैच जीत गए। और हसरंगा इस पूरी सीरीज में लेग स्पिनर, पाकिस्तान लेग स्पिनर्स को नहीं खेल पाया, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, अंडर 19 लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। तो ये बड़ी मायूसकुन बात है और पाकिस्तान को अब ये देखना पड़ेगा कि T20 में आगे किस तरह जाना है, इसलिए कि अक्टूबर में, अगले साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप है T20 का ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं ये बताएगा शायद साहब कि हमने देखा कि जो कैप्टन की परफॉर्मेंस है वो भी कहीं टीम को सहारा देते हुए हमें दिखाई नहीं दी गई। सरफराज की जो कारकर्दगी थी बहुत मायूसकुन थी, इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? पूरी सीरीज में सरफराज काफी दबे लगे। वनडे में भी हमने देखा कि उनको प्रमोट किया और ये मिसबा की एक पॉलिसी थी, सरफराज भी उससे एग्री कर रहे थे कि ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करेंगे। इस सीरीज में T20 सीरीज में वो नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आए। पिछले मैच में वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 1 छक्का भी उन्होंने लगाया जो उन्होंने काफी अरसे बाद किसी T20 में या वनडे इंटरनेशनल में छक्का लगाया था। पूरी सीरीज में दबे लगे और कल वाले मैच में भी उनके ऊपर बड़ा दबाव था। जब हारिस सुहेल आउट हुए तो फिर सारा प्रेशर सरफराज के ऊपर आ गया और वो 1 ओवर बाद वो भी जब हसरंगा की गेंद पे आउट हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। आखिरी 5 ओवर्स में 54 रन चाहिए थे पाकिस्तान को और आखिरी 4 में 51 रह गए, इसलिए कि जो 16वां ओवर कराया था हसरंगा ने उसमें सिर्फ 3 रन बने और हारिस सुहेल की विकेट भी गई। तो सरफराज इस पूरी सीरीज में दबे लगे। अब उनकी कप्तानी के ऊपर भी और उनकी टीम में जो बैटिंग वो जिस अंदाज से कर रहे हैं उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठेंगे। और ये बताइएगा शाहिद साहब कि सिर्फ कैप्टन को दोष देना मुनासिब नहीं है, जो हमारे हेड कोच और चीफ सेलेक्टर और चीफ कोच के लिए भी ये पहली सीरीज थी, मिसबाह हक साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तब्दीलियाँ की जो अवेलेबल टैलेंट था लेकिन कामयाबी तक नहीं पहुँच सके, क्या वजह है? देखिए इसके ऊपर थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा। मिसबा इंटेलिजेंट आदमी है, ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन उनके कुछ सिलेक्शन में इस T20 सीरीज में स्पेशली कुछ प्रॉब्लम्स आए और स्पेशली पहले मैच में कि आप पहले मैच में 5 खिलाड़ियों को कमबैक देना, उमर अकमल और अहमद शहजाद
दोनों को एक ही मैच में खिलाना वो गलत साबित हुआ। थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा, डबल रोल ज़रूर है, लेकिन मिसबा इसके अहल हैं। टीमें हारती हैं जीतती हैं, लेकिन ये शिकस्त इसलिए मायूस कुन है कि श्रीलंका अपने टॉप 10 प्लेयर्स के बगैर आई थी और तीसरे मैच में तो उन्होंने उस नई टीम में, उस इनएक्सपीरियंस टीम में से भी 5 खिलाड़ी बिठा दिए। तो मायूस कुन है, लेकिन पेशेंस करना पड़ेगा। आप किसी को 2 ओहदे देते हैं या ओहदा देते हैं तो उसके साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे बताइएगा अगली सीरीज जो हमारी होने जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। श्रीलंका की अभी बी टीम ने आके हमारे साथ इतनी बुरी की है हमारे अपने मुल्क में, तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने मैचेस खेलने हैं उससे क्या तवक्को आता है, और ये जो अभी हमने हालिया परफॉर्मेंस दिखाई है कुछ इससे सीखेंगे हम आगे जाकर? देखिए पाकिस्तान को बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। T20 इज ऑल अबाउट एग्रेशन। इस सीरीज में एग्रेशन पाकिस्तान की नजर नहीं आई। 15 छक्के श्रीलंका ने 3 मैचों में लगाए, हमने सिर्फ 5 छक्के लगाए। पहले T20 में तो एक भी छक्का नहीं मार सके हम। वो बड़ी मतलब मायूस कुन बात है, बड़ी सीरियस बात है कि एक पावर हिटिंग की क्रिकेट है T20, उसमें अगर आप छक्के नहीं लगा रहे। एक मैच में पहले मैच में पाकिस्तान ने 43 डॉट बॉल्स खेली, दूसरे मैच में 45 डॉट बॉल्स खेली और तीसरे मैच में 6 ओवर्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। तो इन सारी एरियाज को पाकिस्तान को कवर करना है। पूरी सीरीज में पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी नहीं रही। एक मैच में हमने 165 रन बनवा दिए, एक मैच में हमने 182 रन बनवा दिए, तीसरे मैच में कुछ बॉलिंग बेहतर हुई, बैटिंग नाकाम हो गई। बहुत है जनाब। शायद आशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पाकिस्तानी टीम सभी सेक्टर्स में कमजोर जा रही है और अब पाकिस्तानी टीम फील्डिंग तो हमारी शफात माशाल्लाह से डे 1 से अच्छी नहीं थी। उसके बाद बैटिंग लाइन के बारे में हमेशा से ये कहते थे, आपको याद होगा पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते थे एक हेडलाइन स्पेसिफिकली चलती है जो कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। वो भी है, मतलब बॉलिंग का क्या करें? कल खास तौर पे सरफराज ने भी एक कैच छोड़ा, एक स्टंप छोड़ा, कुछ कैचेस हमारे फील्ड पे भी ड्रॉप हुए। ओवरऑल अच्छा खासा शेकी है ये पूरा सिनारियो, खास तौर पे जब टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल सामने है, अगले महीने से शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया जाना है पूरी टीम ने, तो डेफिनेटली ये बड़ा एक वेकअप कॉल है पूरी टीम के लिए। खैर ख्वातीन हज़रात आगे होगा इन पे, अबे वहाँ पे कुछ हो गया, बोलेंगे टीम दबाव का शिकार थी। आगे बढ़ते ख्वातीन हज़रात और बात करते हैं ताजरों के हवाले से शनाख्ती कार्ड के उस डेडलॉक की जिसने एफबीआर और ताजरों के दरमियान कुछ कशीदगी पैदा कर दी है। ये शर्त मंजूर ना होने पर ताजरों ने 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में होने वाली एफबीआर और ताजरों के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ताजरों ने शनाख्ती कार्ड की शर्त और टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ ताजर बचाओ मार्च किया। मुश्तल अफराद ने वहाँ पर पुलिस पर पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने खारदार तारे फरांग कर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश भी की, जिस पर पुलिस से हाथापाई भी की हुई। ताजरों की रैली आपारा से शुरू हुई थी, जिसको सरीना चौक पर पुलिस ने रेड जोन पर दाखिले से रोक दिया था। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच साहब। अजमल बलोच साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या हुआ, कैसे, क्यों नाकाम हो गए, कहाँ डेडलॉक कहाँ पर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर के लोग जो हैं वो शायद उनको नए लोग हैं, समझ नहीं आ रही है, या वो करना नहीं चाहते हैं, या आईएमएफ का उन पे दबाव है। प्रॉब्लम देखिए, दुनिया में कहाँ शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है खरीदार से या किसी दूसरे से, न पास मांगा जाता है, न शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है। पता नहीं ये शर्त इन्होंने क्यों रख दी है। ये शर्त शनाख्ती कार्ड वैसे बात है नहीं है, मसला शनाख्ती कार्ड नहीं है, मसला मैसिव डॉक्यूमेंटेशन है, जो मुशर्रफ दौर में भी ये करने की कोशिश की गई थी। हमारा दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है, वो ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि ये रिटर्न बरतानिया का भी कोई वज़ीर ख़जाना इसको फिल नहीं कर सकता है, जो हमारी इनकम टैक्स या सेल टैक्स रिटर्न है। अब बात ये है कि चले इनकम टैक्स की तो वो 1 साल में 1 दफ़ा करता है, किसी बाबू शाबू को पैसे शैसे दे के वकील को वो कर लेता है, लेकिन 12 रिटर्नें जब उसने भरनी है तो 2 लाख रुपए का उस पर बोझ आएगा कि 1 साल के लिए जब वो बंदा रखेगा पर मंथ 17,000 रुपये से कम तो दे ही नहीं सकता। अब टैक्स, सेल टैक्स अदा नहीं करना है, यही असल मसला समझ ही नहीं आ रही। एफबीआर ये बात गोल मोल कर रहा है और लोग सोशल मीडिया पे या आगे ये समझ रहे हैं कि ताजर चोर है। देखिए, ताजर चोर नहीं है। जो हुकूमत में जाता है वो कहता है ताजर चोर, जो बाहर निकल आता है वो हमारा हमदर्द बन जाता है। लेकिन हमारी बात समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। सिर्फ मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमसे ये
कहते हैं आप रिटर्न भरे, टैक्स आपने नहीं देना है। जो कानून बना टैक्स, सेल टैक्स हमने अदा नहीं करना है। सेल टैक्स एट सोर्स उस मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से अदा हो चुका, वो नीचे आ रहा है। अगले लोग जो है डीलर है, होलसेलर है, वो मुनाफा है उसका, वो साथ लगा के आगे उसने चीज़ बेचनी है। ये कहते हैं कि आप ये ऐसा करें तो हम मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सके। भाई मैन्युफैक्चरर लोग टोटल 41,000 लोग हैं, आप 48 लाख लोगों को रपड़ में डाल के 48 लाख लोगों को खामखा के खराजात उन पर डाल के आप कहते हैं हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना है। तो मैन्युफैक्चरर तक आप डायरेक्ट पहुंच जाए। आपका इंस्पेक्टर अगर चोर है, ये बात समझ में आती है आपकी कि आप का जो तबका है उसमें बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और वो एफबीआर का वो जो सेल्स टैक्स का फॉर्म है वो भर नहीं सकते। ये बात समझ में आती है, लेकिन आपको साथ शायद ये भी इदराक होगा कि बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो कि स्मगल्ड गुड्स बेचते हैं। स्मगल्ड गुड्स पे वो कस्टमर से टैक्स भी चार्ज करते हैं। अब अगर एफबीआर ये चाह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कम से कम स्मगल्ड गुड्स को ही अप्रोच किया जा सके, तो इसमें बुराई क्या है? सर देखिए, स्मगलर का हम कब साथ दे रहे हैं? स्मगलिंग करता कौन है? लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, कर रहा है। सवाल ये है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्मगल्ड गुड्स बेचते हैं और कौन से हैं जो लीगल बेचते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, नहीं, ये नहीं कहते हैं कि हमें पता चले कि स्मगल कौन सी चीज कौन बेचता है और स्मगल नॉन स्मगल कौन बेचता है, ये मसला ही नहीं है। देखिए, जो स्मगलिंग हो रही है वो एफबीआर करा रहा है, वो पोर्टों से हो रही है, उसका जिम्मेदार एफबीआर है, उसका ताजिर नहीं है। देखिए, इंपोर्टर मर चुका है, इंपोर्टर कहता है कि भाई मैं तो मर गया हूँ, सारी स्मगल शुदा चीजें आ जाती हैं और मैं उधर का उधर बैठा रहता हूँ, उसमें हमारा कसूर नहीं है। ये और तरफ कह ले जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से जो सामान हमने लेना है उसकी रजिस्ट्रेशन। अब मुझे समझ नहीं आती है कि अगर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर आपस में मिल के आधे शनाख्ती कार्ड दें, आधे ना दें, तो ये क्या करेगा एफबीआर? एफबीआर को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर से जो गाड़ियां निकल रही हैं या जो कस्टम से गाड़ियां निकल रही हैं, देखे ना, कंटेनर उधर से निकलता है, उधर लिखा जाता है किसमें लंडा है, बाद आगे जब पकड़ लेते हैं कोई दूसरे लोग तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है। तो ये महकमे के आज तक टैक्स लोगों को नहीं आ सका, महकमे की मिली भगत से। आप यकीन करें, महकमे को एक साइड आपने कुछ सजेशन दी हो कि आप जैसे आपने बोला कि कोई डिफरेंट किस्म का निजाम होना चाहिए, तो आप लोगों ने क्या कुछ सजेशन दी हो कि जी इस तरह से कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा? और साथ में ये बताएगा कि आपके मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं, अब आपने यही एहतजाज करना है, यही आपका धरना जारी रहेगा जैसे आपने अभी डेट्स भी दे दी हैं? देखिए, पहली दफा मैंने देखा है, 21 साल हो गए मुझे एफबीआर से मीटिंगें करते हुए, पहली दफा एफबीआर के लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी सख्त थी और बाकायदा तौर पे एफबीआर के मुज़ाकराती टीम ने कहा कि जो कर रहे हैं जाकर कर लो। हमने फिर कहा जो कुछ आपने कर रहे हैं वो करके दिखा दे। तो ये एक लड़ाई ताजरों और एफबीआर की तरफ से शर्त आई थी फिक्स टैक्स की कि टैक्स फिक्स कर दिया जाए और जो सेल्स है उसको उसी तरह रहने दिया जाए। उसके हवाले से एफबीआर का क्या मौक़िफ़ सामने आया आपके लिए? देखिए, असद उमर साहब जो वजीर खजाना थे इस हुकूमत के शुरू में, उन्होंने फिक्स टैक्स का मिनी बजट में कानून बना दिया था। वो कानून बना हुआ इस्लामाबाद के लिए फिक्स टैक्स था कि आगे भी ले जाएंगे इसको। इन्होंने उसको गोल करके, फाइल को गोल करके कहीं नीचे दबा दिया है और अब कहते हैं कि नहीं फिक्स टैक्स नहीं होगा। देखें, जिस मुल्क में लिटरेसी रेट ना हो उन लोगों को ये कहना कि तुम ये टेक्निकल, देखे ना, उर्दू जुबान है हमारी, कौमी उर्दू जुबान है और हम अंग्रेजी का फॉर्म फिल करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। देखे ना, उर्दू का फॉर्म होगा तो कोई दूसरा दुकानदार उसके भर के दे देगा कि ये आप पर टैक्स बनता है। टेक्निकल क्यों रखा हुआ है? ये महकमे को चोरी करने के लिए। देखे, जब वजीर आजम भी कहे कि एफबीआर में चोर बैठे हैं, फिर मुझे तो हक हासिल है मैं कि एफबीआर के बारे में सवाल का जवाब दे दें। आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि आप इन 2 तारीखों पर एहतजाज करने जा रहे हैं, ये डेडलॉक कायम रहेगा? इससे पहले अगर आपसे मुज़ाकरात की आपको दावत दी जाए, आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? देखिए, मुज़ाकरात हमसे कौन करेगा? एफबीआर का एक मेंबर करेगा जिसके बस की बात ही नहीं है। हमारे साथ कोई जिम्मेदार, देखिए, मुज़ाकरात से ही काम ठीक होता है, मुज़ाकरात से ही जंगें बंद होती हैं, मुज़ाकरात से ही लड़ाई खत्म होती है। हमारे साथ अजमल साहब, अभी आपकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, आप लोग मज़ीद किससे मिलना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी ना वज़ीर आज़म से हुई है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हुई है। वो लोग मिले हैं जो शायद अपने आप को नैब से बचाने गए हैं। वो ताजिर नहीं है।
ताजिर वो है जो शटर खोलता है और रात को शटर बंद करता है। वो बड़े बड़े मलक रियाज साहब या ऐसे लोग, ये थोड़ी ताजिर है जो मिलने के। हमें शौक नहीं है वज़ीर आज़म से मिलने की, शौक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हमारा मसला हल कर दे। देखिए मैं भी नया पाकिस्तान बनाने के उनके साथ खड़ा था कि करप्शन मुकाओ, पाकिस्तान हमारे साथ आओ, लेकिन अब करप्शन डबल हो गई है नीचे। तो ये करना किसने? चले जी, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपका ये डेडलॉक जल्द से जल्द खत्म हो और मामला किसी सुलझाव की जाए। लेकिन बहरहाल डॉक्यूमेंटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की फाइनेंसिंग के इल्जाम लग रहे हैं। FATF की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से पाकिस्तान को सख्त शराइत का सामना है। डॉक्यूमेंटेशन पे बिलाशुबा अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये डेडलॉक अल्लाह करे कि जल्द से जल्द सुलझ जाए और हम दुआ करते हैं कि इस मामले में कम से कम हुकूमत का रेवेन्यू जो है वो कम से कम ताजरों की साइड से बढ़ना चाहिए। और जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं कराची की। कराची के हवाले से हम आपको बताते चलें कि कराची को रोजाना 650 मिलियन गैलन पानी की फराहमी केंद्र झील और हब किनाल के जरिए की जाती है। इन दोनों जराए से पानी एक फिल्टर प्लांट से गुजर कर कराची को फराहम किया जाता है। ये फिल्टर प्लांट्स रवायती टेक्नोलॉजी पर बने हैं और इनको चलाने के लिए मुसलसल केमिकल्स पानी में डाले जाते हैं और ये केमिकल्स पानी को ज़रात से तो पाक कर देते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि खुद पानी में मौजूद रहकर सेहत को मुतासिर भी करते हैं। यही नहीं, ये केमिकल्स अखराजात में इजाफे का सबब भी बनते हैं। फंड्स की कमी की सूरत में इनका इस्तेमाल मुमकिन नहीं रहता और कई शहरों में दरिया या कैनाल का पानी बराह रास्त इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं। इससे बचने के लिए एक आसान कुदरती हल है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस या बैक फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इस मकसद के हसूल के लिए दरिया के किनारे बहुत कम गहराई तक कुएं खोदे जाते हैं, जिससे तकरीबन जो दरिया के अंदर मौजूद पानी है वो रसाव के जरिए उन कुओं में आ जाता है और उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन वाटर ने इसकी एक टीम ने इस हवाले से एक कामयाब तजर्बा किया है और हम आपको ये मनाजिर जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नहर के किनारे एक छोटा सा कुआं खोद के जो पानी है वो रसाव के जरिए इन कुओं में आ जाता है और वो पानी कुदरती तौर पे फिल्टर हो जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि कैनाल वाटर को साफ करने के लिए जो कुआं खोदना है ये किस किस्म का कुआं होता है? क्या ये जस्ट एक रवायती कुआं होता है या इसकी कोई खास टेक्निक है? कैनाल या रिवर के करीब ही से 10 मीटर के फासले पर ही वो कुएं खोदे जाते हैं जो कि शैलो डेप्थ के होते हैं। उनकी डेप्थ इतनी नहीं होती कि वो कैनाल की डेप्थ से भी ज़्यादा हो, बल्कि 30 फीट 20 फीट इतनी ही होती है। शैलो जोन में होते हैं जो कि कैनाल के वाटर के सीपेज वाटर को डाइवर्ट करके वेल में ले आते हैं। ये बताएगा कि किस तरीके से साफ होने वाला पानी फिल्टर प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा मौसर, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा साफ होगा? देखिए फिल्टर प्लांट में अमूमन पॉलीमर और अलम केमिकल डाले जाते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं, जबकि कैनाल बैंक फिल्ट्रेशन तरीका कुदरती तरीका है। उससे जो भी वाटर फिल्टर होता है वो सारे सस्पेंडेड सॉलिड टर्बिडिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव कर देता है। तो ये कुदरती तरीका है जो कि बताइएगा कि ये जो फिल्ट्रेशन का जो तरीका आपने बताया कि आप बता रहे हैं कि ये बड़ा मौसर तरीका है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते हैं। एक्सपेंडिचर क्या आता है इसमें? देखिए वाटर फिल्ट्रेशन का ये तरीका बहुत ही मौसर है और तकरीबन पाकिस्तान के हर उस कैनाल या उस किरान की ब्रांच या रिवर के साथ ही किया जा सकता है। तो तकरीबन तमाम ही बड़े छोटे शहरों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। एक तो वेल को हॉरिजॉन्टली किया जाए तो हॉरिजॉन्टल वेल वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आबादी कम हो, और दूसरा तरीका है कि बड़े शहरों के लिए जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है वर्टिकल वेल किए जाते हैं। दोनों सूरतों में इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने के लिए होती है। और फिर इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता। अमूमन जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें केमिकल मुसलसल डाला जाता है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होता। तो ये इसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आप क्या समझते हैं कि कराची पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए हमने अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ ही बनाया, उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तरीका तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में, मैदानी इलाके में जहाँ पे रिवर है या कैनाल है या उसकी ब्रांच है जो कि अनलाइंड है, वहाँ किया जा सकता है। तो समझें आप जो भी शहर हमारे कराची, हैदराबाद, सक्कर, रोड़ी जो भी दरिया के किनारे हैं उन पे ये किया जा सकता है। बल्कि हर वो शहर, गांव, देहात जो कैनाल या उसकी टेरिटरी के साथ है
वहाँ पे भी ये किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहने का। बता रहे थे बड़ा आसान तरीका है जनाब, आपके इलाके से नहर गुजर रही है, आप नहर के बराबर में कुआं खोद लें, उस कुएं में पानी भर जाएगा, नहर का सीपेज आ जाएगा, वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स एज क्लीन एज फ्रेश वाटर। और पीने की बात बहुत हो गई, खाने की बात कर लेते हैं। और खाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं इस्लामाबाद। सही बिल्कुल इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद गुज़िश्ता रोज़ रात में जी वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे भी ठेले सजना शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद में भी रावलपिंडी में एक माजी बर्गर का ढाबा है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये ढाबा सबीला की पहचान बन चुका है और एक ऐसी कहानी छुपी है इस ढाबे के पीछे जो ख़वातीन को हिम्मत और हौसला देती है। ये एक बर्गर पॉइंट है जो कि रात में सजता है। ARY न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा बतूल ने सबीला से गुफ्तगू की है और उनकी कहानी जानी है, आपको भी दिखाते हैं। जी मदिहा एंड शफात, आज मैं आपकी मुलाकात एक बाहिम्मत खातून से कराना चाह रही हूँ। मैं इस वक्त पिंडी में मौजूद हूँ और ये माजी बर्गर है, बड़ा फेमस पॉइंट है। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बर्गर्स खाने आते हैं। और ये जो बर्गर है इसकी खासियत ये है कि ये बनाने वाली जो है वो एक खातून है। क्या इनकी कहानी है, क्या इनकी स्टोरी है, थोड़ा सा उससे भी आपको जो है लोगों को बताएंगे। और इस वक्त मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ सबीला से, जिन्होंने ज़िंदगी में जब मुश्किलात आई, परेशानियाँ आई तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक बाइज्जत रोज़गार जो है वो उन्होंने सोचा कि वो अडॉप्ट करें और अपने फैमिली को जो है वो लुक आफ्टर करें। लेकिन जो इनकी रियल कहानी है वो थोड़ा सा इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि आपके तो खैर यहाँ पे बड़ा रश भी है, लोग आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या सोचा कि आपको ज़िंदगी जो है वो इस बर्गर के ढाबे तक ले आई? वजह ये थी कि ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस आ गए थे, तो क्राइसिस में यही कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो मेरे पास जो हुनर था वो कुकिंग का हुनर था, इसके अलावा भी बहुत सारे हुनर हैं, लेकिन जो क्राइसिस के टाइम जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो यही था कि ये एक नायाब और अंटीक सा काम था। यहाँ ये अभी तक किसी औरत ज़ात ने शुरू नहीं किया था। अभी यहाँ पे बिजली नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरे में खड़ी हूँ, और छत नहीं है, बगैर छत के यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बारिश में भीग जाती हूँ, मेरा सारा आंधी तूफान में मेरा सारा सामान ज़ाया हो जाता है, ख़राब चला जाता है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं होती। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे 99% मर्दों में मैं खड़ी हूँ। तो मतलब मैं एक औरत का क्या बिजनेस है, जस्ट मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ और अपने बीमार हस्बैंड के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं मतलब अपना एक सिलसिला चला रही हूँ। तो यहाँ के जो थोड़े कम माइंड रखने वाले लोग हैं वो ज़रा हसद के लिहाज से मतलब तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन मैं सिवाय अल्लाह के किसी से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग भी मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी जानते हैं कि ये यहाँ पे अक्सर आते हैं बर्गर खाने के लिए, तो इनको ये बर्गर्स कितने पसंद आते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना पसंद आता है ये बर्गर यहाँ पे जब आप खाने आते हैं? हमें टेस्टी था इनका बर्गर, दिल में इनके लिए कदर भी पैदा हुई कि वो कहते हैं कि जो बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह ताला की ज़ात भी मदद करती है। और इन्होंने इस गुर्बत को मद्देनजर रखते हुए जब ये काम शुरू किया तो ये दूसरी औरतों के लिए भी, वो जो घर में हाथ पर हाथ रख के बैठी हैं, उनके लिए ये अच्छा सबक है कि वो अपना काम शुरू करें और माँ जी की तरह अपना कमा कर खाएं। जी, इनका भी ये कहना है कि इनको भी अच्छा लग रहा है कि सोसाइटी में इस तरह के भी बाहिम्मत लोग हैं जो कि अपनी मुश्किलात और परेशानियों में हिम्मत नहीं हारते। और यहाँ पे बर्गर जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। और मदिया और शफात, आपके लिए तो ये है कि अगर आपने ये मज़ेदार और लजीज बर्गर खाने तो उसके लिए आपको पिंडी आना पड़ेगा। और माँ जी का ये जो बर्गर है जो फेमस है, लोगों में भी बहुत मशहूर है, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। जी तो बड़ी अच्छी बात बताई, शुक्रिया जनाब। और अब माजी के हाथ का बर्गर भी खाएंगे और माजी से दुआएं भी लेंगे। नाम ही बड़ा उनके ढाबे का बड़ा प्यारा है, माजी बर्गर पॉइंट, है ना? माजी बर्गर मेरे ख्याल में पिंडी वैसे जाने का दिल करे ना करे, लेकिन इस वजह से फिर नागुजीर हो गया, अब लाजमी आना पड़ेगा। तो जनाब अब क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ गई। खौतिन नज़र एक बड़ी अहम खबर शामिल करते चले कि वजीर आजम इमरान खान चीन के कामयाब दौरे के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान बीजिंग से खुसूसी तैयारे पर नूर खान एयरबेस पहुंचे। जी, शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद और जुबैर गिलानी भी वजीर आजम इमरान खान के हमरा थे। वजीर आजम विफाकी वज़रा के हमरा नूर खान एयरबेस से चाइना के कामयाब दौरे के बाद रवाना हुए थे। यहाँ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बाखबर सवेरा यही है, वापस आ रहे हैं।
बैक टू बाखबर सवेरा। वजीर आजम इमरान खान चीन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अब वजीर आजम इमरान खान 29 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जिसके बाद वो ईरान भी जा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान की शख्सियत खिते में क़याम अमन के लिए अहमियत इख्तियार कर गई है। सऊदी अरब के दौरे में वो खिते में वो बिरादरी इस्लामी ममालिक की में कशीदगी कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब दौरा चीन के दौरान मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने चीनी क़यादत को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, पाकिस्तानी मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। चीन का कहना है कि वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और मसला कश्मीर तारीख का अधूरा छोड़ा हुआ तनाज़ा है जो कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर की सूरत हाल मजीद पेचीदा बनाने वाले किसी भी यक तरफा इक़दाम की मुखालफत करते हैं। चीन ने अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। दोनों मुल्कों ने सीपैक की जल्द तकमील का इरादा भी किया है और ML1 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए नए तरीके तलाश किए जाएंगे। वजीर आजम से मुलाकात में चीनी सदर ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतसलसल हिमायत का अदा किया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम को तस्लीम करे। दोनों ममालिक ने आज़ाद तिजारती मुआहदे के दूसरे मरहले पर जल्द अमल को यकीनी बनाने के लिए फरीकैन का स्पेशल इकनॉमिक जोन के फौरी क़याम की जरूरत पर जोर दिया है। बिजली, पेट्रोलियम, गैस, ज़राअत और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बका। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा, हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि दौरा चीन में सीपैक की जल्द तकमील पर इत्तेफाक हुआ है। चीनी सदर से मुलाकात भी इस हवाले से बहुत अहम थी और भारत की तरफ जाहिर है अब चीनी सदर का दौरा भी मुतवक्के है। कैसे देखती हैं आप इस हवाले से चीनी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात को? दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि एक तासुर बन रहा था और इस बारे में बहुत बात की जा रही थी कि शायद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे कोई स्लो डाउन हो गया है या पाकिस्तान की तवज्जो और फोकस उसकी तरफ कम हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये जो तासुर बन रहा था जिसको ज़ाइल चाइनीज़ डेलीगेशंस भी पाकिस्तान में कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ विजिट से और रीइंफोर्समेंट से और जो उन्होंने ओवरसाइट्स बनाई हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे PM हाउस में, जिसकी वो खुद समझे उसकी सरबराही कर रहे हैं। और उससे भी अहम बात यह कि वो जो टैक्स हॉलिडे की वजह से प्रॉब्लम थी गवादर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो जितने समझिए बॉटल नेक्स थे उनको दूर किया गया है, ओवरसाइट्स क्रिएट की गई हैं ताकि बहुत स्मूथली सीपैक का जो पूरा प्रोजेक्ट है आगे चले। और इस बात को एक बार फिर इंडोर्स किया गया है कि पाकिस्तान का और चाइना का दोनों का कमिटमेंट सीपैक के हवाले से कंप्लीट है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान खित्ते अगर हम बात करें तो सऊदी अरब और ईरान की कशीदगी कम कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई मुस्बत किरदार अदा कर लेता है तो पाकिस्तान की क्या अहमियत खित्ते में आप देखती है कि बढ़ जाएगी इस हवाले से? उस मुल्क को जिसको तवातुर के साथ ये कहा जाता था कि वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, उसे सफारती तन्हाई की तरफ इंडिया ने धकेल दिया है, वो मुल्क आज उस दराए पे खड़ा है या वहाँ आ गया है जहाँ इंटरनेशनल ग्लोबल कैपिटल्स, अहम ग्लोबल कैपिटल्स उससे बातचीत में भी मसरूफ़ हैं, उसका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं और उसको इंगेज भी करना चाह रहे हैं ताकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वहाँ कोई बेहतरी आ सके। मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए सही, बहुत। ठीक है जी, सर हमारे साथ मौजूद थे और अभी आपके अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय फौज ने एक बार फिर से LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजियों ने बरोच चरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसके नतीजे में सिपाही नेमत वली शहीद हो गए हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से LOC की सरिया गांव की 2 खवातीन भी जख्मी हुई हैं और पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे लईक हमारे साथ है, उनसे तफसीलात मजीद जानेंगे। लईक, क्या हुआ है आज? जी, भारतीय फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल्स पर
सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का सिलसिला मुसलसल जारी है। बार बार शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और आज ब्रो और चिरीकोट सेक्टर्स हैं जहां भारतीय फौजियों की तरफ से बिलाइश्तियाल फायरिंग की गई। उसके नतीजे में पाक फौज का सिपाही नेमत वली शहीद हुए हैं, जबकि LOC के करीबी गांव सरिया की 2 खवातीन के जख्मी होने की इतलात हैं। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि पाक फौज की तरफ से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और उन तमाम भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है जहाँ से पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग की जा रही थी। और जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक भारतीय चौकियों को शदीद नुकसान पहुंचा है और उन भारतीय फौजी भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और इतलात हैं कि काफी बड़े पैमाने पर उनकी हलाकतें भी हुई हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे लईक हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात, और अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो कि जिसमें तकरीबन पाकिस्तान के अगर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को देखा जाए तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इसका शिकार रहती है। और हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ मुनासिब तिब्बी सहूलतें मैसर नहीं, वहाँ लोगों की जिंदगियाँ इस बीमारी की वजह से माजूरी में गुजर जाती हैं। इस तकलीफ से निजात हासिल करने का आम तरीका इलाज घुटनों की तब्दीली है, जो कि तकलीफ दे इलाज है और महंगा इलाज भी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने की हड्डियों के दरमियान लचकदार जो मादा है वो खस्ता और कमज़ोर हो जाता है और आम बोलचाल में इस लचकदार मादे को कुरकुरी हड्डी कहा जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये हड्डी बिल्कुल नाकारा हो जाती है और शदीद तकलीफ के अलावा मरीज जो है की वजह से मरीज चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो जाते हैं। लेकिन जोड़ों की तकलीफ से जिन्यात के लिए स्टेम सेल थेरेपी मुल्क में मुतारिफ कराई जा चुकी है, जिसकी मदद से किसी सर्जरी के बगैर ही घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। किस तरीके से ये इलाज मुमकिन हो सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद शेख। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आर्थराइटिस जो हम इतना सुनते हैं ये है क्या और ये क्यों होता है? देखिए, ये जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। लोग हमसे आके क्लिनिक में भी पूछते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर एक रीज़न है। इसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है। देयर आर मैनी मल्टीपल फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द आर्थराइटिस। इसमें एज है, आपका वर्किंग प्रोफेशन है, उसके अलावा जेनेटिक्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, डाइट है। दीज ऑल आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स इट। ये आर्थराइटिस जो है ये वेयर एंड टेयर है। जैसे गाड़ी एक चलती रहती है तो वक्त के साथ ज़ाहिर है कि उसके पुर्जे ख़राब होते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर होता है। इसी तरह सेम जॉइंट्स का भी वेयर एंड टेयर होता है, जिसमें जैसे आपने कुरकुरी हड्डी का, या मैं अगर नाजरीन को दिखाऊं या समझाऊं तो ये अगर जैसे आपका नी जॉइंट है, इट्स मूविंग लाइक दिस, तो ये हड्डी के पे हम उसको अपनी ज़बान में कार्टिलेज कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपका कैमरा चाहेंगे, इस कैमरे में आप ये दिखा सके ताकि अगर आप लोग इस हमें देख तरफ रहे हो। फोकस करें तो ये अगर नी जॉइंट है, ह्यूमन नी जॉइंट, तो दिस इज द फीमर टॉप बोन, ये पटेल नीचे टिबिया है, एंड दिस इज जिसको हम नी कैप कहते हैं, पटेला। ये बोन के एंड पे अल्लाह ताला ने हमें एक लेयर दी है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। उर्दू में काफ़ी लोग इसको यहाँ चिकनाई भी कहते हैं। जब वो चिकनाई ख़त्म हो जाती है तो जब आप नी को मूव करते हैं तो दो हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू करती हैं और जिनकी आवाज़ भी आती है, और पेन आजकल जवान लोगों में भी आती है, नमाज पढ़े थे जैसे तो वो घुटनों से खुड़क खुड़क की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आजकल इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जैसे डाइट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो ये अब ये सिर्फ ओल्ड एज की डिजीज़ नहीं रही है। पाकिस्तान में वी सी लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर इन मिड 30s, अर्ली 40s एंड दिस स्टार्ट्स। हमारे एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं इमरान नज़ीर, कुछ अर्सा पहले उनको ये तकलीफ शुरू हुई और हमने देखा तो बड़ी शदीद तकलीफ में रहे और उसके बाद उन्होंने वो माशाल्लाह रिकवर कर दिया, गेम भी शुरू कर दिए। मुझे बताइएगा स्टेम सेल थेरेपी प्रिसाइसली जो आपने जिसके बारे में हमने एक इंट्रो में भी कहा, वो कैसे इसको कवर करती है? देखिए, वर्ड स्टेम सेल्स थेरेपी तो हम यहाँ पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। ये वैसे अगर आप यूरोप या अमेरिका में जाएं तो वी डोंट यूज़ दिस वर्ड। ओके, वी कॉल इट अ नैनो फैट ग्राफ्टिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि वी टेक अ फैट आउट ऑफ द टमी और फैट फ्रॉम थाइज और फ्रॉम बटक एरियाज, हिप्स के एरियाज से। और फैट हमारे वैसे भी पॉपुलेशन में जहाँ भी फैट की तो कोई कमी नहीं है, तो वी गेट अननेसेसरी फैट आउट। देन वी हैव अ स्पेशल किट
we process that fat and convert that macro fat into micro. हम चाहेंगे अगर आप उर्दू में बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले हमारे जो उर्दू चर्बी है जो हम निकालते हैं फैट, उसको हम एक बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको नैनो फैट कहते हैं। यानी वो चर्बी को बिल्कुल हम पिसा के और प्रोसेस करके उसमें से हम चिकनाई बना लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें तो। उस चिकनाई को या पेस्ट को फिर हम नीज में इंजेक्ट करते हैं। उनमें ऐसे सेल्स होते हैं, पेरिसाइट्स, जो कि स्टेम सेल्स, जब बच्चा बड़ा होता है या हम बड़े होते हैं तो ये वही सेल्स हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं, जो चिकनाई बनाते हैं। तो बेस्ट सेल्स जो इस एज में मिलते हैं वो हमें चिकनाई से मिलते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग स्टेम सेल्स थेरेपी बोन मैरो से भी करते हैं। वो इतना कामयाब इलाज अब नहीं रहा, क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि जो हमारी चर्बी है, जिसे हम वैसे फालतू चर्बी कहते हैं, इसमें बहुत काम के सेल्स होते हैं जिनको हम अलग करते हैं उस किट के थ्रू, और उनकी हम पेस्ट बना के घुटनों के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, हम जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं, क्या वो भी इसी तकलीफ के हवाले से होती है? जी हाँ, वो भी आर्थराइटिस के लिए होती है। नी रिप्लेसमेंट मैं भी बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ, लेकिन अब इस थेरेपी के आने के बाद, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक बहुत महंगा ऑपरेशन है, बहुत तकलीफदा ऑपरेशन है, और उसकी रिहेबिलिटेशन काफ़ी लॉन्ग है। उससे रिकवरी में मरीज को 3-4 महीने लग जाते हैं आराम से। अच्छा, हम अपनी खुराक में ऐसी क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं पुरानी खुराकों वाले बुजुर्गों को भी देखा जो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहे होते हैं, और जवानों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखी है। हम क्या मिस आउट करें अपनी खुराक में जिसकी वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और काफ़ी पेशेंट्स आके हमसे ये पूछते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ खाएँ जिससे हम इस मर्ज से बच जाएँ। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऐसी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं है कि हम मरीज़ को बताएं कि आपकी चिकनाई दोबारा बन जाए, लेकिन हेल्दी डाइट जिसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं आप फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, वाइट मीट खाएं, जिस तरह फ़िश है, देसी मुर्गी है। उसके अलावा आप अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल में फिजियोथेरेपी या वर्जिश या एक्सरसाइज को शामिल करें। वो आपके बोन्स के लिए, कार्टिलेज के लिए, फंक्शन के लिए, जॉइंट्स के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग रन। और ऑफ कोर्स ओबेसिटी को कम करें, मोटापे को कम करें, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे नी जॉइंट्स हैं, ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, इन पे वज़न पड़ता है पूरी बॉडी का। जब मैं अगर इस वक्त बैठा हूँ तो मेरी नी पे इस वक्त भी ऐसे नहीं है कि मेरी नीज पे इस वक्त वेट नहीं है, 3 to 4 times बॉडी वेट इज पासिंग थ्रू द नी जॉइंट। एंड व्हेन आई एम गोइंग अप स्टेयर्स, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ या सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ तो 10 times आपका बॉडी वेट नी से थ्रू पास होता है। तो दे टेक लॉट ऑफ लोड ऑफ द जॉइंट। हमारी बॉडी का सारा लोड नी जॉइंट पे पड़ता है। तो जितना हमारा वजन कम होगा, पेशेंट कम हैवी होगा, उतनी। सब हमारी कुछ वर्किंग रूटीन भी ऐसी होती हैं, जो हमारे पॉस्चर्स भी ऐसे होते हैं कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं और नहीं उठ पा रहे, तो अपने आप को स्ट्रेच देने के लिए भी नहीं उठ पा रहे, तो क्या वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती है इसके लिए? जी हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी वर्जिश या थोड़ी सी एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें, और ख़ास तौर पे इस किस्म की एक्टिविटी जिसमें आप वज़न ना डालें। और हम जो ये वैसे तो मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आई डू लॉट ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हमारा ब्रेड एंड बटर है ये। हम इंग्लैंड में भी करते हैं, यहाँ पाकिस्तान कराची में करते हैं। अब मैंने यही सर्जरी हैदराबाद में शुरू की है, जो यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है, क्योंकि सिंध के सब मरीज़ों को कराची आना पड़ता था इस सर्जरी के लिए। अब हमने यही सर्जरी हैदराबाद में शुरू कर दी है, ताकि जितने भी मरीज़ हैं उनको ट्रैवल की हैसल ना हो, इस तकलीफ की हैसल ना हो। लागत क्या आती है इस सर्जरी पे जो जिना अस्पताल में हो रही है? हाँ, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नाज़रीन को ज़रूर बताऊं कि ये जो स्टेम सेल्स थेरेपी हमने शुरू की है, ये हमने जिना हॉस्पिटल में जितने भी गरीब मरीज़ हैं उनके लिए हमने ये ख़ास तौर पे शुरू की है। वैसे ये सर्जरी अगर मैं प्राइवेटली कहीं करता हूँ तो 6 से 7 लाख रुपए इसकी लागत है दोनों घुटनों के लिए। ओके। मैं स्टेम सेल्स थेरेपी या नैनोफैट ग्राफ्टिंग की बात कर ओके। अगर यही सर्जरी मैं जिना अस्पताल में कर रहा हूँ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सिर्फ मरीजों को 1 to 2% कुछ पैसे खर्च करने हैं, जो एक आध स्पेशल रिपोर्ट्स हम करवाते हैं या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उस पर मरीज खर्च करेंगे 10 से 12 हज़ार रुपए तक बस। और बाकी हम ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारी जो रीजनरेटिव है, जिनका मैं लीड सर्जन हूँ,
उन्होंने इंग्लैंड से हमें बहुत फंडिंग की है। कुछ मुखैर हजरात हैं पाकिस्तान में जो हमें इसके लिए पैसे दे रहे हैं। इसमें काफ़ी मुखैर हजरात ने हमें पैसा दिया है जो ज़कात का है, फ़ी सबीलिल्लाह है। तो जितने भी मुस्तहिकीन हैं ज़कात के या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते रियली बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव बाहर, तो हम उनका जना सर, एक सवाल मुझे नहीं लगता उससे रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन जो लोग फ्लैट फुटेड होते हैं जी, उनके नीज रोटेट कर जाते हैं, जी, थोड़े से नॉक करते हैं आपस में, क्या उनको ज़्यादा ख़तरा है इस हवाले से नीज की किसी तकलीफ और कॉम्प्लिकेशन का? देखिए ये बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ये जो फ्लैट फीट लोग होते हैं असल में अल्लाह ताला ने बायोमैकेनिक्स ऐसे ही बनाई है ह्यूमन बॉडी की कि वेट आपका अपर बॉडी से हिप जॉइंट्स, फिर नीज जॉइंट और फिर फुट एंड एंकल पे आता है। सही। तो अगर कोई भी हिस्सा बॉडी का एबनॉर्मल लोडेड होगा तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। और यही होता है फ्लैट फीट पेशेंट में कि अगर हम जैसे अगर नॉर्मली यूं खड़े हैं और फ्लैट फीट बंदा अगर यूं खड़ा है तो ऑफ कोर्स ये जो आपने कहा ना घुटने उनके टकराते हैं, इनको हम नॉक नीज कहते हैं। तो उनमें जाहिर है कि ये बीमारी ज़्यादा होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है और उनके फिर इलाज के और भी तरीके हैं जिसमें से एक ये भी है। इसमें से एक ये भी लेकिन ऑफ कोर्स पहले उनके फ्लैट फीट को ट्रीट करना पड़ेगा और फिर अगर उनके नीज इफेक्ट होते हैं तो उनसे वन लास्ट क्वेश्चन, रिकवरी पीरियड कितना है सर इस बीमारी का, खासतौर पर वो अफराद जो कि 60 से अबव हैं, 60 से ऊपर की एज की, क्योंकि कई घरों में खासतौर पर खवातीन जो कि तकरीबन सभी खवातीन बुढ़ी एज में जाके वो ओबीस भी होती हैं और नीज भी कमजोर होते हैं। मतलब जिनको शुगर होती है, डायबिटीज होती है, उनका रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा भी होता है। जी, ये इतनी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेम सेल्स थेरेपी या नैनोफैट ग्राफ्टिंग जिसको हम कह रहे हैं। देखिए नी रिप्लेसमेंट मैं खुद करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इस थेरेपी के आने के बाद मेरा नी रिप्लेसमेंट करने का रेशो 30 to 40% रह गया है, क्योंकि इसकी रिकवरी वेरी क्विक है। जो आपने सवाल पूछा, एक तो हम जो कट लगाते हैं वो बिल्कुल 4 मिलीमीटर के एक इस तरफ, 4 मिलीमीटर का इस तरफ, और हम फैट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, हाफ अ सेंटीमीटर हियर, हार्डली हाफ अ सेंटीमीटर हियर। हम कहीं से भी फैट निकालें, भले पेट से निकालें, साइड से निकालें या बटक से निकालें, कट हमेशा इतना ही होगा। ओके। और नीज में तो ये सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू चला तो जाता है। कितने महीने या कितने वीक सरकार कोई भी इसमें बेड रेस्ट नहीं है। पेशेंट कैन स्ट्रेट अवे वॉक नेक्स्ट डे। इट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर एंड इट इज अ डे केस प्रोसीजर। ओके, पेशेंट थैंक यू सुबह सो आएगा, मच, वक्त दोपहर बहुत को कम है। हम थैंक यू सो मच करेंगे। डॉक्टर साहब, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने लिखा होगा कि स्टेम सेल सर्जरी किस तरह से पॉसिबल है। छोटी से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में चाहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले ख़वातीनो हजरात, हम बात कर रहे थे घुटनों के हवाले से, और घुटनों में ख़ास तौर पे ये किसी उम्र में कैद नहीं। पहली बात तो ये यंग प्लेयर्स को भी होता है, एथलीट्स को भी होता है ये मसला, जिम जाने वालों को भी होता है, और आम लोगों को, मतलब अगर ये ना भी हो, आप एथलीट्स ना भी हो, तो आप देखेंगे घरों में अक्सर हम यंग लड़कियां देखते हैं नमाज पढ़ रही होती हैं, तो उनके घुटनों में से मुसलसल, या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हमें कड़क 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 की आवाज़ें मुसलसल आ रही होती है, जो कि हमारी हड्डियाँ बोल रही होती हैं। जनाब हड्डियाँ जो हैं वो साथ साथ जो है क्रिका क्रिका करके आपको ज़रा एंटरटेन कर रही होती है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट जो है बाद में बड़ी महंगी पड़ती है जब आपको जो है ना हड्डी के साथ हड्डी टकराने लगती है। और ये बेसिकली हड्डियों की चीखें होती हैं, वो बता रही होती है कि सही खाओ, अपना ख्याल रखो, तुमने किया क्या मेरे साथ। खैर एनीवे ख़वातीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में डिजिटल पे अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इस घंटे में 10 से 11 तक हम जरा बात करेंगे धरने के हवाले से। धरना आने वाला है और अभी तक नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने फैसला नहीं किया कि वो धरने में जाएगी या नहीं जाएगी, और ये फैसला उन्होंने कहा कि आज इनकी एक मीटिंग होगी और फिर आज की मीटिंग के बाद सारी बातें भी बता दें टॉप स्टोरी से पहले। ओह हाँ, तो टॉप स्टोरीज पहले देख लेते हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से, जिसमें नून लीग ने अभी इस धरने में शरीक होगी या नहीं, इस बात का फैसला तो आज नवाज शरीफ साहब करेंगे। गुज़िश्ता रोज नून लीग के इजलास में आम रहनुमाओं के धरने में शिरकत की मुखालफत के बाद हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ के हवाले किया गया। शहबाज शरीफ आज बड़े भाई से मुलाकात में शरीक होना है या नहीं होना, इस बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में मरकजी क़यादत की जानिब से धरने में शिरकत की मुखालफत की गई। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल
और जफरुल हक भी मौलाना के मार्च में शिरकत के हामी नहीं। जावेद लतीफ, अमीर मुकाम और सेनेटर परवेज रशीद मौलाना फजल रहमान के मार्च में शिरकत के हामी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि उनकी जमात धरने की सियासत और इस्लाम के नाम पर सियासत करने के खिलाफ है। ताहम अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं तो उनकी पार्टी मौलाना के धरने में शामिल हो सकती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इजाज़त के बगैर कोई धरना नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि पीटीआई मार्च के वक्त भी डिप्टी कमिश्नर को उस वक्त भी हमने पाबंद किया था कि धरने वाले इजाजत लें, वरना वो धरना नहीं कर सकते। कानून पर अमल दरामद कराना इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। एहतजाज बुनियादी हक है, लेकिन इससे शहरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद के रेड जोन में डी चौक के मकाम पर आज़ादी मार्च के इनेकाद के लिए जिले इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी है। उधर वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद आना खुदकुशी होगी, वो यहाँ नहीं आएंगे और पूरी उम्मीद है कि वो धरना नहीं देंगे। मौलाना साहब नहीं आएंगे, खुद भी लगता है, बिकॉज दिस इज ए सुसाइड। 27th of October 47 the Indian they annexed आज़ाद मकबूजा कश्मीर। तो क्या ये धरने की वो डेट देना चाहते हैं कि अभी वो अनेक्स करने आ रहे हैं, उस सफ में नहीं खड़ा होना चाहेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो नहीं करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। बताइएगा कि नून लीग का अहम इजलास हुआ है, लेकिन मौलाना के धरने में शिरकत पे पार्टी तकसीम दिखाई देती है, क्या हकीकत है इसमें? नहीं, देखिए तासुर दुरुस्त नहीं है कि पार्टी में किसी किस्म की तकसीम है। फैसला वही होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। ये एक मशावरती इजलास था जिसमें सब ने अपनी राय दी और उसके ऊपर अगर मौलाना के धरने में जाने का फैसला होगा तो ये सारी की सारी राय पार्टी के कायद के सामने रखी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि ये मौक़िफ़ है जो उस पार्टी मीटिंग के अंदर लोग मौजूद थे और उस मौक़िफ़ को सामने रख के पार्टी के जो कायद है वो फैसला करेंगे। और अगर वो ये फैसला करते हैं तो धरने में जाना है तो भरपूर शिरकत। अच्छा मलिक साहब, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से ही आएगा क्योंकि वो पार्टी के सदर भी हैं, तो ये बताइएगा कि अगर वो फैसला कर लेते हैं कि शिरकत करनी है तो फिर क्या मुकम्मल तौर पर उनके फैसले पर अमल दरामद होगा, जैसे अभी हम धड़ेबंदी देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये बात किसी शक व शुबे से बालातर है कि अगर पार्टी की लीडरशिप ये फैसला करती है, मियाँ साहब ये फैसला करते हैं तो भरपूर अंदाज में उसमें शिरकत की जाएगी। हर लिहाज से उसमें आपका पार्टी के कारकुनान इसमें पूरा अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसमें तमाम लोग शामिल होंगे, पार्टी की पूरी लीडरशिप इसमें शामिल होगी और ये फैसला मियाँ साहब ने करना है। अगर जो भी फैसला कल वो करते हैं, कल सदर मुस्लिम लीग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और जो भी आज मलिक साहब तासुर ये आ रहा है से पीपल्स पार्टी धरने के अलावा किसी और तरह के एहतजाज की ख्वाहिशमंद है। वैसे नून लीग भी किसी दीगर नोयत के एहतजाज पर गौर कर रही है और धरने के हक में नहीं है। कमेंट चाहूँगा आपका। इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, ये तो इस बात का तकाजा कर रही है कि अगर हुकूमत को इसी तरह से काम करने दिया गया जैसे ये कर रही है तो ये तो लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर देगी। आज इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में नहीं है और जो प्रेडिक्शन आ रही है कि जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं सामने कि किस तरह की इन्फ्लेशन ये इनकी आउट ऑफ कंट्रोल होगी आने वाले वक्त में, तो लोगों का आज ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी हुकूमत को चलते देते रहना तो कोई मुनासिब अमल नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया कि वो कोई अपना प्रोग्राम तरतीब दे रही है तो मुस्लिम लीग नून की भी बिल्कुल इस पर मुशावरत है और हम अभी मौलाना के धरने की कॉल के फैसले के बाद जो मियाँ साहब फैसला करते हैं तो बिल्कुल इस हुकूमत के खिलाफ अगर मियाँ साहब फैसला कर लेते हैं तो फिर ये मुस्लिम लीग नून जो है मौलाना फजल रहमान का इस मार्च में साथ देगी। इस हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं हमने राब्ता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला भी आया एहतजाज के हवाले से बात करेंगे। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि निज़ाम गुज़िश्ता फैसलों की रोशनी में ही कार्रवाई कर सकती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। धरने की इजाज़त भी है। धरने की इजाज़त मुझे दस्तूर देता है, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 देते हैं दस्तूर के। तो ये पिटीशन जो आज फिक्स थी ये तो डिसमिस हो गई ना।
ये डिसमिस हो गई। उन्होंने कहा कि पुराने फैसला जात मौजूद हैं, पुराने फैसला जात की रोशनी में जो ना इंतजामिया देख सकती है। पुरानी फैसला जात में क्या है कि कमरान आपको साहब सवाल था यहाँ पे कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको धरने की इजाजत ना दी, या चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में अगर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने आपको धरने की इजाजत ना दी, तो आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बात यह है कि अदालत कोई दस्तूर से ज़्यादा तो नहीं है ना, हर चीज़ जो है दस्तूर के अंदर है, दस्तूर के दायरे में है। आर्टिकल 16, 17 जो है वो एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देते हैं। हम भी पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। हमने जो दरख्वास्त दी है इंतज़ामिया को, उसमें लिखा भी है कि ये आर्टिकल 16 और 17 के तहत हम एहतजाज करना चाहते हैं, ये हमारा एक जमहूरी हक है। तो कोई वजह नहीं है कि हमको इजाज़त ना मिले। फिर आज मेरा मार्च या मेरा धरना जो है ना वो गलत हो गया, वो नाजायज़ हो गया, और 2014 वाला 5 साल पहले वाला धरना भी जायज़ भी हो गया, और सब कुछ ठीक हो गया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ख़वातीन और हज़रात। कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUIF के तर्जुमान बता रहे थे कि अगर कोर्ट ने या इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इनको रोका तो वो इस हवाले से कोई दीगर लाए अमल जो है वो बहुत जल्द सामने लाएंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने फजलुर रहमान साहब के धरने से मुताल्लिक अहम इंकशाफात किया है। कहते हैं कि मौलाना धरने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क छोड़ देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चंद रोज पहले ही कंदील बलोच कत्ल केस में मुफ्ती अब्दुल कवी को बरी किया है। मुल्तान के ब्यूरो चीफ यासिर शेख ने मुफ्ती अब्दुल कवी से खुसूसी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कमरी कैलेंडर के हवाले से बात भी किया और इसकी हिमायत भी की। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और यकीनी तौर पे एक बड़ी एक सूरत हाल जो बेचैनी की भी रही और कानूनी जंग भी आपने तवील लड़ी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये सेल्फी थी क्या? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि माह रमज़ान में मैं एक TV प्रोग्राम बड़ा मारूफ उसके अंदर बतौर मेहमान था, और उससे कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान का एक TV चैनल के अंदर मैं और वो मोहतरमा कंदील बलोच, वो कराची में बैठी थी और मैं मुल्तान में था। तो वहाँ चूँकि मज़ाहिया प्रोग्राम था तो उसमें तज़किरा ये हुआ कि जी मैं मुल्तान में हूँ तो आप कराची में हैं और मैंने चाँद देखने के लिए आना है। तो मोहतरमा ने कहा कि आप मेरे यहाँ आएँ। जब मैं कराची गया मुख्तलिफ़ TV प्रोग्राम्स के लिए, तो मोहतरमा का मुझे टेलीफोन आया कि जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वेलकम। जब वो आई तो हम नीचे रिसेप्शन पे बैठे थे और मोहतरमा ने कहा कि जी हम कमरे में चलते हैं। तो मेरे साथ 5-6 और लोग भी थे। वहाँ मोहतरमा ने बड़ी तेज़ी के साथ उठते हुए एक सेल्फ़ी बनाई। उसके बाद जाके दूसरी जो है वो सेल्फ़ी जो है वो इस अंदाज से बनाई कि जिस तरीके के ऊपर के वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सेल्फ़ी बना रही है। तो उसके बाद जब वो चली गई तो अगले दिन बात ये हुई कि उन्होंने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैं मुफ्ती साहब के पास क्यों जाती, मुफ्ती साहब ने मुझे बुलाया है। 28 दिनों के बाद उनके अपने हकीकी भाई ने उनको कत्ल कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ़ी उस कत्ल की वजह नहीं बनी, और जिस वक्त उस मरहूमा को कत्ल किया गया तो मैं 2 दिन से जनाब लाहौर में था, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवाह है। हालिया दिनों में हमें देखने को मिला कि आपने बाकायदा सेल्फ़ी को लाजिम और जायज़ करार दिया, इसकी क्या मंतक है? देखिए जी, बात यह है कि सेल्फ़ी और तस्वीर एक ही चीज़ है। सेल्फ़ी जायज़ है तो तस्वीर भी जायज़ है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा हूँ, प्रिंट मीडिया पे आ रहा हूँ, मुख्तलिफ़ TV प्रोग्राम्स में आ रहा हूँ, सेल्फ़ी भी बना रहा हूँ। मेरे अंदर मुनाफ़कत नहीं है कि जब मुझसे फतवा लिया जाए तो मुफ्ती अब्दुल कवी फतवा ये दे कि तस्वीर हराम है, सेल्फ़ी हराम है। मुझे साहब बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 27 अक्टूबर को लॉकडाउन की कॉल दे चुके, उनका दावा है कि 15 लाख लोगों को लेके आएंगे। मैं आज एक पेशीन गोई करना चाह रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम, आपसे मोहब्बत की वजह से। मौलाना ने इस धरने से पहले इस मुल्क से हिजरत करके चले जाना है कि इन्होंने इलाज के लिए जाना है, और उनकी तबीयत नासाज है। जो कुछ बेचारे लोग उनको 200-200 रुपया नामूस रिसालत के लिए दे रहे हैं। मैं हैरान ये होता हूँ कि जो शख्स अमेरिका में बैठकर नामूस रिसालत की बात करे उसका नाम इमरान खान है, और जो नामूस रिसालत का नाम लेकर अवाम से चंदा मांगे उसका नाम फजलुर रहमान है। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये अब रूयत हिलाल के मामले पे बड़ा एक मसला चल गया। अब फवाद साहब कहते थे कि उनका चांद ठीक है, और मुफ्ती मुनीब साहब कहते थे उनका चांद ठीक है। ये चांद किसका ठीक है, ये तो ज़रा मसला हल करते हैं। जो बात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, इस हवाले से कि माहिरीन फल्कियात
आज मुझे बताते हैं कि आज रोज़ा आपने 7:16 पे खोलना है, आज आपने 7:15 पे खोलना है। अब मैं मसला सुबह की ताज्जुद की बात उठ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यासिर शेख साहब मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मौजूद थे और मुफ्ती अब्दुल कवी ने बड़ी भरपूर हिमायत की फवाद चौधरी के कमरी कैलेंडर की, और जो बिलाशुबा इस काम को कहा कि माहिरीन फल्कियात का काम है कि वो बताएं कि कौन सा चांद किस वक्त नजर आएगा। बहरहाल ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहस की ज़रूरत है। जी मूविंग ऑन, अब जरा बात करेंगे कराची पुलिस की कि कराची पुलिस के गैर तरबियत याफ्ता एहलकारों से शहरियों की जो जान है वो महफूज नहीं रही। कायदाबाद में कुत्ते को मारने की कोशिश में एहलकार ने 3 साल की बच्ची को, जो कुत्ते को मारने की कोशिश की, जो उसने गोली चलाई, वो कुत्ते को तो लगी, कुत्ता तो मर गया, लेकिन वो गोली बच्ची को होते हुए गुजरी। पुलिस वाला है कि उसने फायर किया कुत्ते पे, बच्ची को लगाया। कराची पुलिस के अनाड़ी अहलकार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। कायदाबाद में अहलकार की कुत्ते को मारने की कोशिश, गोली 3 साल की बच्ची के सर में जा लगी। कुत्ता तो मर गया, साथ ही 3 साल की दुआ फातिमा को जख्मी कर गया, जिसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से अब हालत खतरे से बाहर है। पुलिस वाला है कि उसने फायर किया कुत्ते पे और बच्ची को लगाया। ये भी नहीं उन्हें पता था कि बच्ची को लगाया। अच्छा। लेकिन जब हमने एक्सरे करवाया तो एक्सरे में आया कि उसमें बुलेट है। अनाड़ी अहलकार गोली मारकर ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। किस थाने से था अब तक शनाख्त न हो सकी। क्या कसूर था मेरे मासूम बच्चे, क्या कसूर था मेरे मासूम बच्चे। पुलिस के अनाड़ीपन के बाइस कई जाने जान से जा चुकी हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की फायरिंग से 1.5 साल का एहसन वालिद की गोद में रक्षे में जान से गया था। पुलिस वाले थे दो मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सीधा फायर किया, मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। रवां साल 6 अप्रैल को 12 साल का सज्जाद पुलिस मुकाबले की जद में आकर जान गंवा बैठा। अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से मेडिकल की तालिबा निम्रा की मौत का मामला भी अब तक हल न हो सका। डिफेंस में गाड़ी में सवार 10 साल की अमल भी पुलिस की गोली का निशाना बनी। सिंध हुकूमत ने अमल के नाम पर कानून तक बना दिया, लेकिन अहलकारों की तरबियत कौन करेगा? ये सवाल हम भी पूछते हैं कि इन अहलकारों की तरबियत कौन करेगा, इनकी इखलाकी तरबियत की जाए या फिर इनको जिस फील्ड में है उस फील्ड के हवाले से तरबियत दी जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है जो इस महकमे पे की तरफ जाता है। खैर जी, अब जरा गुटका और मेनपुरी के हवाले से बात कर लेते हैं। जी जनाब, गुटका और मेनपुरी खाने वालों के लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर है कि रेंजर्स को गुटका और मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत दे दी गई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। छालिया पर पाबंदी के लिए सिंध हुकूमत को कानून साजी पर जायजे का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस और असेंबली में बैठे लोग उनके मुलव्वस हुए बगैर कराची में गुटका फरोख्त नहीं हो सकता। बिल्कुल, SSPs के सासों की तहकीकात कराएं और सब पता चल जाएगा। सासों की छानबीन होनी चाहिए, साथ में ये भी कहा गया। गुटका और मेनपुरी खाने और बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग। अदालत ने रेंजर्स को क्रैक डाउन की हिदायत कर दी। पान खाने वालों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को छालिया पर पाबंदी के लिए कानून साजी पर जायजे का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पुलिस और असेंबली में बैठे लोगों के मुलव्विस हुए बगैर कराची में गुटका फरोख्त नहीं हो सकता। पुलिस को मालूम होता है गुटका कौन और कहां बना रहा है। IG को शेयर नहीं मिलता तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। अदालत को बताया गया जिन्ना अस्पताल में मुंह के कैंसर में मुब्तला 1000 से ज्यादा मरीज आए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, एक अस्पताल में ये हाल है तो पूरे सूबे का क्या होगा। IG सिंध गुटके की रोकथाम के लिए कार्रवाई करे। गुटका बनाने वालों से माहाना वसूली करने वाले अहलकारों को भी पकड़ा जाए।
और अब बात करते हैं एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से। और इस केस में बड़ी गिरफ्तारी पर पुलिस पर हमला किया गया। मुलजिम आदिल जमान को गिरफ्तार किया ही था कि ठीक 3 घंटे के बाद केस के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर गौस सालम को खुदादाद कॉलोनी में निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों को भागते देखा जा सकता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर 3 अफराद घात लगाए बैठे थे। कश्मीर रोड से पीछा किया और फिर गोलियां बरसाईं। गाड़ी के फोरेंसिक समेत शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आदिल जमान से पुलिस की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। आदिल जमान ने बयान दिया है कि आतिफ ने और उसने धमकाने की मंसूबाबंदी की थी। मुरीद अब्बास से गुफ्तगू में आतिफ तैश में आ गया। एंकर मुरीद के कत्ल के वक्त वो मौजूद था। पुलिस को चकमा देने के लिए फोन बालाकोट से इस्तेमाल कराया। फोन बालाकोट और वो खुद कराची में मौजूद था। टायर स्कैंडल में अरबों रुपए की हेर फेर का इल्म नहीं था। मुरीद अब्बास और आतिफ जमान का 3 माह से लेन देन पर झगड़ा था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एंकर मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास खैर। बहुत शुक्रिया ज़ारा हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि आम मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार पर हमला हुआ है। आप इतने अरसे से इस हवाले से सोशल मीडिया पे बात करती आई हैं कि शख्स आज़ाद घूम रहा है। जैसे ही वो गिरफ्तार होता है वो 3 घंटे बाद पुलिस को निशाना बनाते हैं। क्या कमेंट चाहिए, आप क्या कमेंट कीजिएगा इस हवाले से? मेरे ख्याल से इतने ही बाअसर हैं और पुलिस को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी शुरू से ही। जो मेरा ये बार बार मुतालबा रहा है कि इनके पीछे यकीनन बहुत बड़े हाथ हैं। और ये देखिए कि आज गौस आलम साहब पे जो अटैक हुआ है राइट आफ्टर आदिल जमान को अरेस्ट करने के बाद। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो ने, जिनसे 3 महीने के बाद आदिल जमान आज पकड़ा गया, वो 3 घंटे बाद ही कहते हैं कि ये आदिल जमान से कोई लेना देना नहीं है जो गौस आलम साहब पे जो अटैक हुआ है। तो 3 घंटे में जो अटैकर्स थे वो अटैकर्स ने आके बता दिया था कि हमारा आदिल जमान से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको गिरफ्तार करने के कुछ घंटों के बाद उन पे अटैक हुआ है। तो यही मैं सिर्फ कहना चाहूँगी। अच्छा सारा ये बताएगा कि अब तक पुलिस ने जितनी भी तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन की है और मुरीद अब्बास कत्ल केस को जैसे लेके चले हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे? पुलिस की तफ्तीश में क्या कहूँ, आप देखें कि आदिल जमान को भी गिरफ्तार करवाने के लिए जितने पापड़ नहीं बेले, जितना कोशिश नहीं की गई, किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने आवाज़ नहीं उठाई है, उसके बाद जाके आज फाइनली आदिल जमान गिरफ्तार हुआ है। तो मेरी खुद की भी बहुत कोशिशें रही कि मैं जाके उनको खुद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैं देती रही हूँ, खुद जाके मैं बताती रही हूँ कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, ये पुलिस को खुद से नहीं पता था। इसी तरीके से आतिफ जमान के ऑफिस में जो लोग काम करते थे उनको आज तक इंटरोगेट नहीं किया गया, उनसे आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उनको बुलाया नहीं गया। अगर उनको बुलाया जाता तो बहुत कुछ वो लोग बताते आतिफ के बारे में और उसके 2 नंबर झूठे काम के बारे में। अच्छा ये बताइएगा ज़ारा, हमने देखा है कि मुलजिम भी गिरफ्तार हुए, अदालत में पेशियां भी हो रही हैं, लेकिन जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा स्कैंडल है वो सामने नहीं आ सका। कुछ इसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, नेटवर्क के हवाले से इसलिए अब तक सामने नहीं आया क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। और अहम मुलजिम जो गिरफ्तार है, आप उसमें भी देखिए कि किस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और आदिल जमान आज गिरफ्तार हुआ है और मैं दुआ करूंगी कि पुलिस भी कोशिश करे कि आदिल जमान का रिमांड लिया जाए ताकि उसे मज़ीद इंटरोगेट किया जाए और उससे बहुत सारी चीज़ें मालूम हो सकेंगी। सही। अच्छा ज़ारा ये बताइएगा कि ये मुलजमान क्योंकि बाअसर हैं और ये लग भी रहा है इनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये भी कुछ चीज़ जो क्योंकि जो मरकजी मुलजिम वो गिरफ्तार हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि और क्या आपको फील होता है कि आपको उनसे भी खतरा है, आपको किसी किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो आपको आए हों? जितना ये खतरनाक लोग हैं, आप देखिए कि पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े मेरे हस्बैंड को और फिज़र हयात को मुर्र किया गया। और जो मेन आई विटनेस है इस केस का, उसको खुल्लम खुल्ला फेसबुक पे आदिल जमान की जानिब से उसको धमकियाँ दी गई हैं। अब मैंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दी है, आईजी को, सबको ये सारी दरख्वास्तें जा चुकी हैं, लेकिन हैरानगी है मुझे और हैरानकुन तौर पर अभी तक किसी भी इदारे ने सिक्योरिटी के हवाले से मुझसे रब्ता नहीं किया। किसी भी इदारे ने सिक्योरिटी के हवाले से ज़ारा पे बात नहीं की। ज़ारा जो कि एंकर मुरीद अब्बास की बेवा, उनके साथ बेवा लगाते हुए मुझे अभी बहुत तकलीफ़ हो रही है। ज़ारा खुद भी एंकर रह चुकी हुई है और बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुर्रत से फ़ाइट
कर रही हैं अपने हस्बैंड के लिए। हम इनको देखते हैं कि ये जो एहतजाज करने में निकलती हैं, धरना देने में निकल रही हैं, मुसलसल एक अकेली खातून है, छोटा सा इनका बच्चा है, उसके बावजूद ये इतने बड़े नेटवर्क के खिलाफ निकली हुई है, मुसलसल इस पर काम करी जा रहा। हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुरली भी आपके साथ मौजूद है। आपको बहुत हिम्मत है, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ARY सलमान लोधी। सलमान, ये बताइएगा कि फायरिंग जो की कल सब इंस्पेक्टर गौस आलम पे किसने की, कौन थे ये, कौन, क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? देखिए, पुलिस अफसर गौस आलम की अगर केस की बात की जाए तो पुलिस ने अब तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गौस आलम कई सारे केसेस में काम कर रहे हैं और ये इस वक्त तो ये मौजूदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन साउथ जोन में तैनात है, लेकिन पहले ये SIU में भी तैनात है और काफ़ी अहम इनकी केस में अगर देखा जाए तो काफ़ी अहम टीम्स में भी इन्होंने काम किया है। कलंदन तंजीम के दहशतगर्द हों, बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस वाले मुलजिमान हों, भत्ताखोर हों, टारगेट किलर्स हों, तो ये काफ़ी अरसे से कराची में 2013 के बाद से शुरू होने वाले ऑपरेशन के बाद इनका काफ़ी अहम रोल रहा है और काफ़ी सारे क्रिमिनल्स हैं, जुराइम पेशा अपराध हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और उन टीम से ये भी शामिल है। मुरीद अब्बास केस से पुलिस अफसरान इसको डिनाई कर रहे हैं कि डायरेक्टली इस केस के मुलजिमान का इसमें ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अहम रिकॉर्ड है। कराची में कलंदन तंजीम के दहशतगर्द, दमागों के दहशतगर्द और इसके अलावा दीगर संगीन जुराइम, भत्ताखोर, टारगेट किलर्स, काफ़ी अहम इनकी गिरफ्तारियां रही हैं कराची में। दूसरी एक और अहम बात यह है कि पुलिस ने इस वाक़े का अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। फायरिंग का वाक़या ये उस वक्त पेश आया था जब ये अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहे थे। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा सिर्फ इस वजह से दर्ज नहीं किया कि पुलिस समझती है कि शाह आलम, माफ कीजिएगा, गौस आलम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान लोधी, हमें बता रहे थे कि इस वक्त तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि ये पुलिस ऑफिसर जिनके ऊपर कल अटैक किया गया गौस आलम, ये कई इंपॉर्टेंट और अहम केसेस में काम कर रहे थे, जिनमें कलंदन तंजीम के हवाले से भी केसेस शामिल हैं। यहाँ से ख़वातीन हज़रात हम आपको सीधा लिए चलते हैं रिसालपुर, और रिसालपुर में ख़वातीन हज़रात आज पासिंग आउट परेड है और ये आपके सामने ख़वातीन हज़रात T-38 की एक फॉर्मेशन, बल्कि इनफैक्ट K-8 की फॉर्मेशन है ख़वातीन हज़रात जो कि आपके सामने गुजर रही है। और आज चूँकि पासिंग आउट है PF के कैडेट्स की, परेड स्क्वायर में इस हवाले से तकरीब भी हो रही है। असगर खान अकेडमी ज़ुबैर यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त शेरदिल फॉर्मेशन में पायलट्स अपने इंडिविजुअल करतब का कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम ये तकरीबात आज चूंकि पासिंग आउट परेड होती है, जो GDPs हैं, जो इंजीनियरिंग है, जो एयर डिफेंस दिखा सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो झंडे का रंग है सफेद और हरा, कितनी खूबसूरती से हमने देखा कि इन तैयारों ने वो हवा में ये जो रंग है पाकिस्तान के खूबसूरती से बिखेरे हैं। यहाँ पर मिल गई छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब आपको लिए चलते हैं पेशावर और हम बात कर रहे हैं BRT की, लेकिन खबर अच्छी है। BRT में सफर करने वाले साइकिल की सवारी भी करेंगे। चीन से इस हवाले से 360 साइकिलें मंगवा ली गई हैं जो कि BRT में सफर करने वाले इस्तेमाल कर सकेंगे। और इन साइकिलों को ख़वातीन हज़रात ज़ू का नाम दिया गया है, जिसके मानी पश्तो ज़बान में चलो क्या मैंने सही ज़ू बोला? ज़ू, ठीक है जी। BRT पर सफर करने वाले मुसाफिर ये साइकिल इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसका किराया भी बहुत कम होगा। स्मार्ट कार्ड की मदद से साइकिल किराए पर ली जा सकेगी और साइकिलों की हिफाजत के लिए स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांजिट खान नुमान मंजूर। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त के लिए। ये बताएगा कि BRT मंसूबे के लिए साइकिलें आप लोगों ने 360 मंगवा ली हैं, इसका क्या फायदा होगा और जब तक BRT मंसूबा शुरू नहीं होता इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? सिर्फ 3-4 बाइसिकल्स हमने निकाली है मीडिया को दिखाने के लिए, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट्स हैं, उस बाइसिकल से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। तो वो ऑल दोज बाइसिकल्स आर सेफ, will be packed and put back into the warehouse जब तक कि वो उनको एक्चुअल ऑपरेशन शुरू नहीं होते और जब जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। नौमान, ये बताइएगा कि साइकिलिंग की तादाद में आएंगी और इनके चार्जेस क्या होंगे? इस वक्त 360 बाइसिकल्स हैं जो सारी की सारी पेशावर में पहुंच चुकी हैं और चार्जेस जो है इसका किराया बेसिकली होगा इज बेस्ड ऑन
number of time you kept the bicycle with you. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आधे घंटे के लिए लिया है तो आपको आधे घंटे का किराया देना पड़ेगा, घंटे के लिए लिया है तो उसके लिए, और इस तरह से इसका किराया जो है वो डिटर्मिन होगा। बहुत नॉमिनल हमने किराया रखा है ताकि इंकरेज किया जाए स्टूडेंट्स को, बाकी कम्यूटर्स को कि वो बाइसिकल को यूज़ करें। उसके अलावा इसमें डिफरेंट पैकेजेस भी होंगे जिसमें बाई वीकली पास भी हो सकता है, ईयरली पास भी हो सकता है, ताकि लोगों को मज़ीद डिस्काउंट दिए जाएँ। और अच्छा नुमान, ये बताएगा, हम अक्सर बैरून मुल्क हम ट्रैवल भी करते हैं कि वहाँ पे जो साइकिल्स होती है जिनको आप रेंट पे ले सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह साइकिल के डिफरेंट स्टेशन होते हैं जहाँ पर आप वो साइकिल वहाँ पे जमा करा देते हैं। क्योंकि ये साइकिल्स BRT से मंसूब हैं, तो इनका फायदा कैसे उठा सकता है? मतलब वही लोग जो BRT में ट्रैवल करेंगे वही फायदा उठाएंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? बाइसिकल्स के बहुत सारे फायदे हैं। दुनिया भर में जो बाइसिकल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो हेल्दियर होता है, कार्बन एमिशन इसके लो होते हैं, सेहत के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और एक ओवरऑल प्रोडक्टिव और हेल्दियर एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। इसी कॉन्सेप्ट को इस प्रोडक्ट में इंटीग्रेट किया गया है और इसके लिए जो है वो 360 बाइसिकल्स इस वक्त पेशावर पहुंच चुकी हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान साथ मौजूद रहने के लिए। ख़वातीन हज़रात, ये BRT मंसूबे का एक बड़ा अहम जुज़्व था साइकिल्स, और टेक्निक ये है ख़वातीन हज़रात कि जब बस स्टेशन पे बस रुकेगी तो वहीं पे साइकिल मौजूद होगी। आप साइकिल जैसी स्टैंड से निकालेंगे आपको चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब आप साइकिल वापस स्टैंड पे लगाएंगे यू हैव टू पे फॉर द ड्यूरेशन आपने साइकिल इस्तेमाल की है। लेकिन अभी जैसे भी आपने साइकिल की बात की है कि मतलब बड़ी मरकजी चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन साइकिल से भी कहीं ज़्यादा अहम चीज़ इस वक्त मेरे ख्याल से बस भी है। सो बसें, ट्रैक, ये चीज़ें भी नहीं बनी, लेकिन साइकिल हम देख रहे हैं कि बहुत पहले जो है वो आके बन चुकी है और BRT मंसूबा तो न जाने कब शुरू होगा। लेकिन ये मीन वाइल ये साइकिल, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि BRT मंसूबे के लिए जो ट्रैक पूरा बिछाया गया था, वहाँ पे जो चीज़ें थी वहाँ से सरिया जो है वो गायब होने लग गया था, वहाँ लोहे की जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो वहाँ से चोरी होने लग गई थी। अब इस चीज़ को मेक श्योर करना है, जो 360 साइकिलें आ गई इनके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके लिए गार्ड रखना पड़ेगा। ये साइकिल्स इस हवाले से हैं बेहतर है कि एक तो इनमें जो है एक GPS ट्रैकर है इन साइकिलों के साथ। मुझे नहीं पता इन साइकिलों में है या नहीं, लेकिन इन साइकिलों जो इनिशियली जो फिजिबिलिटी थी उसमें इन साइकिलों में वो ट्रैकर इसलिए है ख़वातीन हज़रात कि ये साइकिलें सेफ रहें, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन, क्योंकि आपने देखा होगा पेशावर यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप जब वहाँ पे साइकिल यूज़ कर सकें तो आपको ज़्यादा काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अंदर ही। ये ख़वातीन के लिए बड़ा महफूज है कि उनको वो कॉन्टीन्यूसली वो देख सकती हैं कि वो उनकी साइकिल इस वक्त कहाँ पे है और वो खुद कहाँ पे है। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी सेफ फीचर। हमें यहाँ पे एक कल्चर प्रमोट करना चाहिए कि जैसे लाहौर में हम देखते हैं, हम फैसलाबाद में इवन देखते हैं ख़वातीन स्कूटी चलाती हैं, तो यहाँ पर भी ख़वातीन जो हैं वो ये साइकिल चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, क्योंकि हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं और आपको पता है ख़वातीन किसी भी सूरत में मर्दों से पीछे नहीं। इसलिए अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी माहूर शहजाद इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांसी का तमगा उन्होंने अपने नाम कर लिया है और ये बैडमिंटन स्टार इन्होंने बुल्गारियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक जगह बनाई है और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। माहूर कुछ अर्सा पहले हमारे साथ शो में भी बाखबर सवेरा में आप देख चुके हैं, उन्होंने एस्टोनिया की खिलाड़ी को 21-17 और 21-12 से शिकस्त दी। माहूर शहजाद अब एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए डेनमार्क जाएंगी, वो दुबई इंटरनेशनल चैलेंज कप में भी हिस्सा लेंगी। और ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हमारी ये बहादुर बहन हमारी माहूर शहजाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया माहूर हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि बुल्गारियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आपने तमगा अपने नाम किया है, कितना सख्त मुकाबला था? कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का टूर्नामेंट था, तो काफ़ी कंट्री से प्लेयर आए हुए थे। मेरा जो क्वार्टर फाइनल का मैच था वो काफ़ी टफ था, जो कि एक बल्गारियन प्लेयर के साथ था, तो उस मैच में पूरा क्राउड मेरे अगेंस्ट था। और दूसरा ये था कि क्योंकि मैं पाकिस्तान से अकेली आई थी तो मुझे मैच में गाइड करने वाला कोई नहीं था, किस तरह से खेलना है, कैसे खेलना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलना है, वो सब कुछ मुझे खुद ही देखना था। पहले सेट तो मैंने उसको 21-11 पे हरा दिया था, लेकिन सेकंड सेट काफ़ी क्लोज हो गया था, 20 ऑल हो गए थे और उस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि मैं वो मैच हार जाऊंगी, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने वो मुझे मैच जिताया और मैं पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई। माशाअल्लाह। ये बताएगा कि अब आगे आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या तैयारियां आपकी, और कौन सा ऐसा टूर्नामेंट आने वाला है जिसके लिए आपने खूब तैयारी की हुई है?
फ्यूचर प्लान्स मेरे ये है कि दुबई में एक टूर्नामेंट हो रहा है, दुबई इंटरनेशनल चैलेंज, तो वो खेलने का मेरा प्लान है। उसके बाद अल्जीरिया इंटरनेशनल सीरीज़ और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ हो रहा है इस्लामाबाद में नवंबर के शुरू में, तो इंशाल्लाह वो खेलने का मेरा प्लान है। गवर्नमेंट की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। ये जो टूर्नामेंट मैंने बल्गारिया में खेला है ये मैंने अपने ओन एक्सपेंस में खेला है। और अगर बैडमिंटन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए पाकिस्तान में, तो हमारे वहाँ पे अच्छे लेवल के कोच हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक भी कोई अकेडमी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे और जितने भी दूसरे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान में इतनी अकेडमीज नहीं है, इनफैक्ट इतनी बड़ी सतह पर कोई अकेडमी नहीं है जो इस तरह की ट्रेनिंग दे सके। और बहुत सारी चीज़ें से माहौल ने बताया कि जब वो वहाँ पर मौजूद थी तो फिर इनको अपने टाइम बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, गाइड करने के लिए कोई। अब ख़वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे किरदार का जिक्र करते हैं जो कि न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बायस फ़ख्र है बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करे हैं और वो भी पूरी दुनिया में। ख़वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद में मुकीम ख्वाजा सरा अलीशा ने एमफिल किया है और अब वो अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम पाकिस्तान UNDP की राब्ता मुशीर बन गई हैं। ख्वाजा सराओं को मुल्क में अगर हम देखें तो वो मुकाम हासिल नहीं है जो मर्द और औरत को हासिल होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर वालों से बिला ताल्लुक़ इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो तालीम के हुसूल के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पहचान बना रहे हैं। अलीशा ने मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में एमफिल किया है और इसके अलावा वो एक निजी फूड कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की हैसियत से भी काम कर चुकी हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि अलीशा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद भी हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अलीशा, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सबसे पहले बताइएगा कि करियर का इंतखाब किस तरह से किया था, क्या सोच थी इसके पीछे से? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ख्वाजा सरा होते हैं उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, उनको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई पढ़ा लिखा माइंड पीछे नहीं होता, तो आपको किससे हेल्प आउट किया? कैरियर का जो इंतखाब होता है, जब आप बच्चे होते हो तो आपकी कोई ना कोई विशेस होती हैं, आप सोच रहे होते हो कि आपने कुछ करना है या आपने कुछ बनना है। तो मुझे शुरू से टीचर बनने का शौक होता था और मैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड रही हूँ, तो मेरी डिग्री जो है वो भी एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट में है। तो मुझे जो शौक था एजुकेशन का शुरू से था और मैं अपने कैरियर से रिलेटेड थी। बताइएगा कि आपने तालीम मुकम्मल कर ली, हासिल कर ली, एक बहुत अच्छी बाइज्जत नौकरी कर रही हैं, लेकिन बतौर ख्वाजा सरा आपको क्या चैलेंजेस बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और आप कैसे उनका मुकाबला कर रही हैं? बिल्कुल देखें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं और बीइंग ए ट्रांसजेंडर तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन है, बुलिंग है, हरासमेंट है। अवामी जगहों पे जब आप जाते हो तो लोग आपको बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, अक्सर शॉपिंग मॉल्स में या कहीं और जगह पे जाती हूँ, तो इस तरह की चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता है। आपको पहचान बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस चीज़ का तो सामना होता है। ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी है हमारी। अलीशा, कोई और आज हमारे साथ बैठा होता तो हम उनसे पूछ रहे कि अच्छा आपने इतना ज़बरदस्त एक सफ़र किया है और आप इतनी ज़बरदस्त पोस्ट पर जाके लगी, घर वालों की सपोर्ट होगी, लेकिन हमारे यहाँ ना थोड़ा ख्वाजा सराओं के साथ फैमिली जो यूनिट है वो इतना सपोर्टिव नहीं होता। सो इतने तरक्की याफ्ता इस सफ़र में जहाँ आपने इतनी मेहनत की है, घर वाले, दोस्त, कोई आपके साथ खड़ा, उन्होंने सपोर्ट किया आपको? कह सकते हैं घर वालों का शुरू में बहुत अच्छा साथ रहा मेरे साथ, लेकिन आपको पता है कि जब जेंडर का इशू होता है तो घर वाले बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि परेशान हो जाते हैं बच्चे को लेकर। तो मेरे घर वालों ने शुरू से सपोर्ट किया मुझे और बाद में मेरी कम्युनिटी में मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो शायद उन लोगों की ये इंकरेजमेंट और एम्पावरमेंट है कि बहुत शुक्रिया अलीशा, बहुत मुबारक अलीशा, उन खुशकिस्मत ख्वाजा सराओं में से जिनके घर वालों ने उनको सपोर्ट किया। इनके साथ इनकी कम्युनिटी के लोग भी खड़े हुए थे और बड़ी अच्छी पोस्ट पे ये पढ़ना, क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, अगर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की बात करें, लाहौर में भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो ख्वाजा सरा जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको वहाँ पर भी पढ़े लिखे लोगों में भी को बुरा टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि एक मेंटालिटी जिसे फाइट करनी है और लोग आपको ताने कसने में, वाज़े कसने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद फाइट करके आगे एग्जैक्टली। आम खबर शामिल करते हैं ख़वातीन और हज़रात, जहां इलेक्शन कमीशन ने PTI फंडिंग के हवाले से 4 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम जारी रखे, ये फैसले में कहा गया है। हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी इस हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समात के दौरान फैसला महफूज किया था और पीटीआई की तरफ से 4 खतूत और मरासले इलेक्शन कमीशन को अरसाल किए गए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि अकबर एस बाबर जो फंडिंग केस के हवाले से मुद्दई हैं और उन्होंने ये केस इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखा है, स्क्रूटनी कमेटी की जो तफसीलात हैं वो लीक करते हैं। आज इस पर जो महफूज फैसला था, आज इस पर बाकायदा वो फैसला सुना दिया गया। 4 दरख्वास्तें जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की गई कि वो अपना काम जारी रखे और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को कमेटी के सामने 14 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत भी कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बताइएगा ये क्या दरख्वास्तें किस नौयत की थी, क्या कहा गया था इन दरख्वास्तों में? इन दरख्वास्तों में पीटीआई की तरफ से खदशे का इजहार किया गया था कि अकबर एस बाबर जो दरख्वास्त गुजार हैं स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है वो लीक करते हैं और वो बाहर आके चीजें अफशा हो जाती हैं। इस पर अकबर एस बाबर से जब हमने दरियाफ्त किया या इस्तिफसार किया तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की तरफ से ले तो लाल से काम लिया जा रहा है और उनकी ये कोशिश है कि इस केस की समाअत जितनी रोकी जा सकती है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उन्होंने इनका खैर मकदम किया और कहा कि इसको कार्रवाई आगे बढ़ाने से अब जो केस है मंतकी अंजाम तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पीटीआई की 4 दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस में मुस्तरद कर दिया है और स्क्रूटनी कमेटी को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं में जाइएगा। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। और कल हमने आपको बताया था कि कल जब हम बात कर रहे थे ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से तो हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि मुहाफ़िज़ ऐप के हवाले से बात करें और ये ऐप क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक आपको बैकग्राउंड दे दूँ। परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, बता कर नहीं आती, लेकिन मुहाफ़िज़ ऐप मुश्किल में रहनुमाई और मदद कर सकती है। ये एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका नाम मुहाफ़िज़ है, 2015 में लॉन्च किया गया था और किसी भी किस्म की आफत का अगर आपको सामना हो, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे कि काम कैसे करती है। कोई दहशतगर्दी की वारदात हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कोई आपको इमरजेंसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो, कोई ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हो, कोई बच्चा गुम हो जाए, तो ये ऐप आपकी मदद कर सकती है। इस्लामाबाद में इस ऐप का एक लाइव सपोर्ट सेंटर भी कायम है जिसमें मौजूद अफराद मुश्किल के वक्त रेस्क्यू पुलिस समेत दीगर इदारों से राब्ता बहाल करने में मदद देते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अभी स्टूडियोज में मौजूद हैं मुहाफ़िज़ ऐप के फाउंडर और CEO फहद महमूद खान। फहद, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने आज से कई साल पहले लिया, जिसके बारे में लोग अब बात कर रहे हैं। क्या सोच थी इसके पीछे और कितनी सक्सेसफुल है ये ऐप आपकी अभी तक? पर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस तो मतलब ये इज रिलेटिव, बट इन द पास्ट ईयर एंड अ हाफ, पिछले 1.5 साल में वी सेव्ड अबाउट 7,000 लाइव्स अल्हम्दुलिल्लाह। या सो मतलब कि वी अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और उसके अंदर फिर सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि इट वर्क्स ऑन द पावर ऑफ द पीपल। तो बेसिकली अवाम ही एक दूसरे की मदद कर रही होती है और टेक उसको इनेबल कर रही होती है। टेक के थ्रू अब आप कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं, बसेस बुक कर सकते हैं। सो विद लेवरेजिंग टेक टू सेव लाइव्स। स्टार्ट इस तरह हुआ था कि इफ़ यू रिमेंबर 2014 के दिसंबर में देयर वाज अ APS इंसिडेंट एंड आई वाज इन अ कंप्लीट, मतलब एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन ऑफ वर्क के अंदर था। But as a father of a 7-year-old at that time and a 2-year-old, हम चाहेंगे आप थोड़ा उर्दू में बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी समझते हैं। I'm sorry. So तो basically मैं मेरा जो बेटा था he was about 7 साल का था और जो मेरी बेटी थी वो 2 साल की थी। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की ना मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेशनलिज्म, तो वो उसके अंदर ना मुझे हमेशा होता था कि पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊँगा चाहे कुछ मतलब वो हो। फिर मुझे होता था कि यार मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़, पता है व्हाट आर वी लीव है, तो उनके पास क्या रह रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर जो सबसे बड़ा शौक था ना उसके अंदर वो ये था कि कोई भी बंदा स्कूल के अंदर घुस के 150 बच्चों के करीब मार दे और पता है कि हम लोग पता है कि हम कहाँ पहुँच गए। और फाइनल थॉट ये होती थी कि हर बंदा बात करता है, सो आपको हर एक से स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मिलती है, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं मिलती है।
और बहुत ही नीजर किस्म का रिएक्शन था उस वक्त। तो मतलब कि हर चीज़ वो जाहिर है वो ऐसा वाक़या था जिसमें आज भी अगर हम उस वाक़े के हवाले से कोई बात करते हैं तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो ऐसा वाक़या है जो कि किसी भी शख्स के जहन से नहीं मिट सकता। अब मुझे बताइएगा कि ये एप्लीकेशन जो है, आपने कहा जैसे पिछले कुछ अरसे में आप 7,000 जिंदगियां बचा चुके हैं, मुझे बताइएगा ये एप्लीकेशन अब काम कैसे करती है, थोड़ा हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बताइए। बड़ा सिंपल सिस्टम है। पहले मतलब कि हर साल में आइट्रेशन आई है, 5 साल लगे हैं हर चीज़ को समझते हुए भी, मतलब हर चीज़ को इवॉल्व होने में टाइम भी लगता है। तो इसके अंदर हमने ये रियलाइज़ किया था कि खाली एक इमरजेंसी नहीं होती, इंसान को हर किस्म की होती है। और जिस आप कह रहे थे APS एक वाक़या है, ज़ैनब भी एक वाक़या है, बहुत सारे वाक़ये हैं इस मुल्क की हिस्ट्री में जो आपकी रूह को कपा देते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ ये समझ आता था कि एक ऐप होनी चाहिए जो तमाम मुसीबतों का हल हो। बेसिकली आपके पास अगर देखा जाए तो ओरिजिनल इसका जो कॉज था वो ये था कि 735 से ज़्यादा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं पाकिस्तान में। एक बात, वो तो बच्चे जो APS के बच्चे थे थोड़े बड़े भी थे स्कूल में, ज़ैनब जितनी उम्र के बच्चे ये थोड़े छोटे हैं तो नहीं, लेकिन माँ बाप उसको बड़े आराम से फौरन यूज़ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ऐप का इस्तेमाल तो यू कैन डाउनलोड इट, आप ऐप स्टोर और iOS प्ले स्टोर दोनों, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आप ये बता देते हैं कि जब मैं मुसीबत में हूँ तो किस किस को आपने अलर्ट करना है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर इसी के अंदर हमने फंक्शनैलिटी ऐड करना शुरू कर दी। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस इफ़ यूर अ वर्किंग लेडी, अगर आप आप इफ़ यूर अ हाउस वाइफ, अगर घर के अंदर आपको पता है कि कभी चोरी हो सकती है, डाका डल सकता है, कुछ हो सकता है, आप सबसे पहली चीज़ जो हेल्प के लिए आएगा वो पड़ोसी आएंगे आपको। तो आप अपने 2 या 3 पड़ोसियों को नॉमिनेट कर दें एज योर इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इसी तरह आप अपने घर वालों को डिफरेंट उस पर ऐड कर दें। और जब भी कोई मुसीबत होती है तो आप सिंपल ऐप निकालें, रेड बटन दबाएं, वो सबको अलर्ट मैसेज भी चला जाता है, आपकी लोकेशन भी चली जाती है, टाइप ऑफ इमरजेंसी भी चली जाती है। साथ साथ हमारे पास भी वो प्रॉम्प्ट आ जाता है। जब हमारे पास प्रॉम्प्ट आता है तो हमारा जो हेड ऑफिस है उसके ऑपरेशंस रूम के अंदर एक टीम बैठी हुई है जो 24 घंटे 365 बैठी हुई होती है, जो सिचुएशन को देख रही होती है। उनके पास एक बैक एंड डेटा, एक डैशबोर्ड है, उसके ऊपर नजर आता है कि आपसे करीबी हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड या कौन सी कहाँ पे है, और वो आपको देते हैं, वो फिर आपको कॉल करते हैं। बड़ी सिस्टम में काम करते हैं। हमने बेसिकली एयरफोर्स का जो कॉम्बैट कंट्रोलर सिस्टम है ना उसके ऊपर बनाया था, तो वो वर्क ऑन अ बड़ी सिस्टम। बड़ी के ऊपर ये होता है कि फॉर इंस्टेंस आप अलर्ट रिसीव कर रहे हैं तो यू विल स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग विद द इमरजेंसी सर्विसेज। तो हम लोग इस तरह करके हेल्प करते हैं ताकि जो बंदा पैनिक कर रहा है वो पैनिक में ना रहे। हमारे जितने भी लाइफ सपोर्ट सेंटर के जो लोग हैं दे आर ऑल ट्रेंड कि वो फ़ोन पे आपको बेसिक तिब्बी इमदाद की गाइडेंस दे सकें फ़ोन के ऊपर ही, ताकि आपको पता हो क्या करना है। अगर कोई घर में घुसा हुआ है तो आपको पैनिक करने से पहले वो काम डाउन कराएंगे चीज़ें, मतलब कि सो दे रन यू थ्रू दिस एंटायर साइकिल। अच्छा, फिर मतलब कि एवरी इमरजेंसी कैन हैपन, राइट। तो अगर जैसे आप बच्चों की बात कर रही थी, अगर बच्चे, मुझे मतलब जो मैंने अपने बच्चों को देखते हुए देखा है कि हम लोग जब छोटे थे, या मतलब आप लोग मुझसे छोटे हो, लेकिन जब हम लोग वो थे तो बहुत केयर फ्री चाइल्डहुड थी। हम लोग वी डिड नॉट वरी, हम लोग वी यूज्ड टू बी मोर रिलैक्स। ठीक है, अब के बच्चे ना मतलब कि ये टचिंग और ये और वो इन सारी चीज़ों से आप उनको इतना आर्म कर देते हो कि मेरा बेटा तो हर एक को इस निगाह से देखता है ये है ही मुजरिम जो आ रहा है। सही है, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। बट बड़ों ने करना है, मतलब हमेशा से हमारी सोसाइटी में बड़े प्रोटेक्ट करते थे। तो अगर इस पूरी सोसाइटी के अंदर हर बंदे के पास मुहाफ़िज़ ऐप हो तो उसमें सबसे बड़ा सिंपल क्या है, यू लूज अ चाइल्ड, आपके पास कोई मतलब कोई बच्चा, बुजुर्ग, कोई इस तरह का हो जिनका मतलब डिमेंशिया से गुजर रहे हो खुदा ना खास्ता, और वो मतलब कि ही वॉक्स ऑफ, राइट। आप सिंपल सा तस्वीर अपलोड करें, उसी के अंदर मिसिंग चाइल्ड फंक्शन एक है, मिसिंग पर्सन फंक्शनैलिटी, उसके अंदर आप पिक्चर अपलोड करें, उनकी इन्फॉर्मेशन दें, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, वो अपलोड होकर हमारे सर्वर पे आती है। हम उस शहर के मुताबिक मुहाफिज के जितने यूजर्स हैं उस शहर में, उन सब के पास वो तस्वीर भेज देते हैं। उससे तो बच जाते हैं, क्योंकि जैसे हम फौरन थाने जाएंगे, थाने जाके रिपोर्ट कराएंगे, वो इतना टाइम बड़ा चंक उसमें हमारा गुजर जाता है। जो अच्छी चीज आपकी इस पूरे प्रोसीजर में समझ आ रही है वो ये है कि यू वर्क ऑन अ कम्युनिटी बेस्ड सर्विस, और एग्जैक्टली यही वो एक्ट है, यही वो चीज है जो कि हम पुलिस रिफॉर्म्स में भी देखना चाह रहे हैं, और ये वही चीज है जो कि हम ओवरऑल अपने इस दौर में मिसिंग देख रहे हैं। चाहे वो कसूर का वाकया हो, चाहे वो अभी चुनिया का वाकया हो, चाहे वो कोई और ऐसा इंसिडेंट हो, हमें ये जो ह्यूमिलिटी का फैक्टर है और जो इंसानी हमदर्दी का फैक्टर है, ये बड़ा कम नजर आता है। देखिए, यही तो डिक्लाइन का रीजन है ना। हम जहाँ पे हैं वो एक जनरल एपैथी की वजह से है। हम लोगों को
अगर हम लोग एक दूसरे का दर्द महसूस करना शुरू कर दें या ये रियलाइज कर दें कि हम खुद वनरेबल हैं, मतलब अगर मुझे खुदा ना खास्ता इस वक्त भी कुछ होता है तो द फर्स्ट टू हेल्प वुड बी आप दोनों और द पीपल हु आर सराउंडिंग अस। सही है। अब उसका एक कनेक्टिविटी मीडियम मुहाफिज है, ठीक है। इसी तरह आपने जो भी सवाल पूछा था उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, सोसाइटी के अंदर एवरीबडी हैज टू वर्क टुगेदर। पाकिस्तान की आबादी हैज़ एक्सप्लोडेड। तो अब आप कह रहे हैं कि आपके पास 201 मिलियन की आवाम है, ठीक है, और पुलिस आपके पास लेस देन 5 लाख है। तो अगर 5 लाख पुलिस है तो पेट्रोलिंग पूरी नहीं हो सकती। तो अब आपने क्राउड से भी डेटा जमा करके क्राइम फाइटिंग के अंदर यूज़ करना है। अब आप देखें, अब मुहाफिज के अंदर आपके साथ कोई भी इंसिडेंस हो रहा होता है, आपने अलर्ट दबाइए तो साथ साथ वो बोलता है कि आपने अपना कैमरा खोल के इसको रिकॉर्ड करना है। आप अगर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दें तो यू हैव एविडेंस, नाउ नोबडी कैन रिफ्यूज इट। सो द थिंग इज, हम अगर कोई खातून है वो जा रही है और वो देखने की कोई शख्स को हरास कर रहा है, हाँ। तो वो सिर्फ वो अलर्ट का बटन दबाएं और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि ये इंसिडेंट। एक तो आसपास के लोगों को, एक तो हमारे लाइफ सपोर्ट सेंटर को पता चलेगा, उनके घर वालों को पता चलेगा, आसपास के लोकेशन चली गई, लोकेशन चली गई। और साथ साथ सबसे बड़ा पावरफुल टूल ये, उसी के बटन के ऊपर एक बटन लगा हुआ है कि डू यू वांट टू लाइव रिकॉर्ड दिस, तो वो बटन दबाएगी तो जो आपको तंग कर रहा है उसकी शक्ल अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि तुम करो। ये मुहाफिज भी रिकॉर्ड कर रहा है, मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे घर वालों को भी पता चलेगा। जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस फहद, ये बहुत जबरदस्त ऐप है जो कि आपने जारी की है एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब जनाब आपको जरा अच्छे नोट पे छोड़ते हुए जाएं। आपने अक्सर देखा हुआ कि मंचले जो है वो जब करतब कर रहे होते तो किस किस किस्म के करतब नहीं करते, लेकिन जनाब अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि चीन की एक दादी अम्मा है और जनाब इनके क्या ही कहने, क्या जबरदस्त ये करतब दिखा रही है। ये देखिए, दादी अम्मा इज अ प्रो। ये कोई जो है ना अनाड़ी नहीं कर सकता, ये आप चेक करें। ये हम नहीं कर सकते जो इनको बड़े इतने जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, बड़े आराम से कोई दादी अम्मा। ये देखिए ये चीज। तो जनाब ख्वातीन और हजरात, ये आप और मैं नहीं कर सकते, वरना हमारे गोडों में से वही कड़क कड़क की आवाज आएगी। वो देखे ना आज हमारे शो में गोडों में से कड़क कड़क की आवाज आएगी। कल ख्वातीन और हजरात हम आपको जरा दीवारें चीन की भी सैर कराएंगे, हल्की फुल्की सी, लेकिन आज दामन वक्त की गुंजाइश हमारे खत्म हो चुकी है और हमारे जाने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:03 और 42 मिनट पे शादरी आबादरी अल्लाह 45 सेकंड पे और 45 सेकंड।